अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और कहती हूँ कि वो मेरा रब गफूरुर रहीम है, जो दिलों के भेद बहुत ही बेहतर जानता है। और देखती आंखों सुनते कानों, आपको सभी का सलाम। और अल्लाह बख्शे तारिक अजीज साहब को, वो हमेशा इस तरह अपना शो नीलाम घर का आगाज़ करते थे। जब भी कहती हूँ ना दिलों के भेद बहुत बेहतर जानते हो, तो मुझे वो फ़ौरन याद आ जाते हैं। बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने एक बड़ा हमारा पाकिस्तान का पीटीवी इज़ अ बेसिक चैनल जो स्टार्ट हुआ था, पीटीवी नेशनल, उस पर वो नीलाम घर करते थे। और वो अंदाज जो उनको था कि वो उनका कोई सानी नहीं था, स्टाइल, गुफ्तगू, नॉलेज और हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह वो कपल्स को बुलवाते थे ना कि हाजिर हो जाए वो शादी शुदा जोड़े। और वो एक खूबसूरत सा हमारा जो अक्सर शादियों में म्यूज़िक बजता था और सब बड़े खूबसूरत गोटे किनारी वाली दुल्हनें जो उठ के आ जाती थी, फिर उनके सब कपल्स को खड़ा करके एक कोई टेलीविज़न कोई चीज़ ऐसी होती थी जिसके लिए कहते थे भाई बताएं इसका क्या नंबर है, और सब अपने अपने पेपर पे लिखते थे। एक खूबसूरत स्टाइल था जिसमें किसी की, मैं एक बात बताऊं, तज़लील नहीं होती थी, एक प्योरिटी थी, एक रिस्पेक्ट थी और फैमिली प्रोग्राम था। ये बहुत अच्छा है जिससे हमें, और फिर वो एक कोई बड़ी गाड़ी का इनाम होता था जिसमें बहुत सारे क्विज प्रोग्राम, लाइक नॉलेजेबल, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की, बर्रे आज़म, ये वो क्वेश्चन किए जाते थे और कैपेबिलिटी का एक मेजरिंग होती थी। ये बड़ी काउंटेबल बात है। देखिए प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम मॉर्निंग शोज़ में थोड़ा जिद्दत आई है। और आप देखें कि न्यूज़ चैनल्स आप सुबह उठा के देखें या दूसरे प्रोग्राम्स, कुछ, मैं हर प्रोग्राम की बात नहीं कर रही, तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं फॉलो भी करती हूँ, अच्छा लगता है। और प्रोग्राम के कंटेंट बहुत अच्छे हैं जिनमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, हम अपने हुनरमंद पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स द, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी और हमारे मेल एंड फीमेल जिनमें डिफरेंट खुदादाद अल्लाह पाक ने सलाहियतें रखी हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। अगर वो मीडिया में मतलब लाइव नहीं आ सकते तो कैमरा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि वो घर बैठ के या किसी जगह पर भी बैठ के वहाँ से उनको लाइन अप किया जाता है और फिर उनको कॉल्स पे लिया जाता है और हम लोग उनसे मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी, उनकी जर्नी, उनका एक लॉन्ग सफ़र, वो बात हो रही होती है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, मुझे बड़ा पसंद आया। यकीन करें, इस तरह पता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी जनरेशन है, उनको एक मोटिवेशनल मैसेज मिलता है। और एक और बात, हमारा मुल्क क्यों, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? वजह ये कि हम हर वक्त कहते हैं ना, अल्लाह पाक से आप जितना मांगोगे अल्लाह पाक देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। लेकिन इंसान की, जब इंसान से मांगने की आदत पड़ जाए ना, तो वो खुद कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वो खुद कभी भी अपना काम नहीं करना जानता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा। हमारे मुल्क का अलमिया है, बोल नहीं रहे सब, लेकिन गॉसिप यही है कि हम लोग खसारे में हैं, हमारा दिवालिया निकल गया है, दिवाला निकल गया है, ऐसा गुफ्तगू है। और ये बिजनेस कम्युनिटी में मैं बैठी हूँ, मुझे ये पता चला है कि मुल्क खसारे में। रीज़न, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई लेने को तैयार नहीं है डिसीजन, बिकॉज के पहले अपनी कैपेबिलिटी, यकीन करें इंसान जब कहते ना खुद से हार जाए ना, तो दुनिया तो वैसे ही हारा देती है। खुद से कभी नहीं हारना चाहिए। आपकी विल पावर जो है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पता है कि हम खुद से हार रहे हैं। वजह ये कि हम डिपेंडेड हुए, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। मैं एक जर्नली बात करेंगे, हमारे पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई है, उसका कॉन्सेप्ट ये है
कि मुझे दूसरा मुल्क दे दे, लेकिन जिस दिन ये सोच लें कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, मेरा मुल्क कैपेबल है, अपनी वैल्यूज जान रहे, तो बाखुदा थोड़ा अरसा लगेगा, हम लोग इतने आगे हो जाएंगे कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों को भीख नहीं देंगे, हम लोगों की हेल्पिंग हैंड बनेंगे। और एक वक्त आया था कि हम हेल्पिंग हैंड दूसरे मुल्क के बने थे। वंस अपॉन अ टाइम, ये बहुत बात करते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है कि हमने किसी और की भी मदद की थी। सरप्राइजिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, यार वो दिन कब आया था? यस, हमारे पाकिस्तान ने मदद की थी। और आज हर वक्त दे दो दे दो दे दो दे दो, और आज हमारा बच्चा बच्चा एक दूसरे से मांगने का कॉन्सेप्ट में चल रहा है। हम सब एक दूसरे से मांगने का कॉन्सेप्ट है। हम अपने बच्चों के अंदर ये पौधा, ये बीज नहीं उगा रहे कि सेल्फ मेड बनो बच्चों। प्रमोट टू मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, नो वे इम्पोर्टेंट। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये 2 नंबरी होगी। पहले ही हमने अपने आप को 2 नंबरी डिक्लेयर कर दिया। बात बहुत है, बात करूंगी तो कहते हैं बात है रुसवाई की। बहुत अफसोस के कहना पड़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में ही बड़े बड़े नामवर शख्सियत इस मुल्क की आइडेंटिटी बने हैं। हमने अपना नाम और वकार बनाया है, लेकिन अब जो है हम आने वाली जनरेशन को अगर हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे डगर पे चले, उनका वे अच्छा हो, तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। हमें कोई अच्छा एक कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनको स्टैंड ओवर देना पड़ेगा, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे दूसरों को फायदा हो। जब ये हम इनके दिमाग में डालेंगे तो बच्चा क्या, आने वाला यूथ, आने वाली जनरेशन पाकिस्तान को लीड करेंगी। चलें जी, ये तो बातें हैं मेरी, हमेशा जो मैं बात करती हूँ, जब आप लोग कहते हैं सभी आप बहुत प्यारी बातें करती हैं, क्योंकि सभी स्क्रिप्टेड नहीं है, सभी आप में से है। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ, हुनरमंद पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। मैं अपनी यूथ को, अपनी वुमेन्स को, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, सबको बहुत आगे देखना चाहती हूँ। और मेरे लिए आप सब लोग फ़ख्र पाकिस्तान है, और जहाँ आप लोग पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, मैं वहीं पर आपके साथ खड़ी हूँ। लेट्स सी, ये तो आपके लिए मैसेज था। अब लेते हैं नहीं, अच्छा हम ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे, ओके। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे आपकी हेल्थ की एवरी मंडे हमारे साथ, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान की बात करती हूँ तो आपके चेहरों पर एक मुस्कुराहट जो है वो आपसे है, और मैं चाहती हूँ जब आप मुस्कुराएं तो आपके जो दांत हैं वो हमेशा चमकते धमकते नजर आए, ना कि गंदे गंदे और प्रॉब्लम्स में नजर आए। किसी को कीड़ा हो गया, किसी को फंगस हो गया, किसी के दांत थोड़े टेढ़े हो गए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर आपको इसके साथ कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके अल्लाह न करे शुगर हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आपके दांतों में आपको ट्रीटमेंट करवाते हो आपको डर लग रहा हो कि ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि शुगर वाले बड़े एहतियात करते हैं ना। और फिर वो ख़वातीन या वो बच्चे बच्चियाँ जो अंडर 10 है या अंडर 15 है, तो उनको लोगों के साथ बैठते उठते एम्बैरसमेंट होती है, बिकॉज उनके दांत थोड़े से आगे होते हैं, तो वो हंसते मुस्कुराते हैं, उनको लोग छेड़ते हैं, बच्चे आपस में गॉसिप करते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो हम इन पर बात करेंगे। सब कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको अवेयर होना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे आपके खूबसूरत दांतों की, और एवरी मंडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर सर्जन्स होते हैं। तो आज देखते हैं वो टॉपिक क्या लेकर आए हैं दांतों से। इतनी सारी, मैं तो समझती थी बस दांत साफ होने चाहिए, कीड़ा लगता हो, और मुझे नहीं कुछ पता था। रियली मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैं बड़ी वो यूँ कि भाई मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि दांतों की इज़ अ लॉट्स ऑफ कॉजेज, प्रॉब्लम्स जो रेलिवेंट हैं इतनी सारी हैं कि जिनको हम जैसे जैसे हम नॉलेज लेते जाते हैं हम अवेयर होते जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बहुत सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ डेंटल सर्जन, डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
और स्टार्ट में ही बता दूं, डॉक्टर साहब जो है एक माशाल्लाह खूबसूरत डेंटल हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और ये जेल चुरंगी के पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि वैसे तो इनकी ऑफ कोर्स फ़ी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है या जिनके वालिद नहीं है या जिनके हस्बैंड नहीं है या कोई ऐसी उनका प्रोफाइल है, तो फिर वो उनके लिए बता देते हैं कि ये किस तरह आपको ट्रीटमेंट होगा। वो या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा या बहुत कम चार्जेस में होगा। इज इट क्लियर डॉक्टर साहब? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे वो अपना प्रोफाइल डिस्कस करें और आप उनको फेवर देंगे। ऐसा ये स्टार्ट में इसलिए कह दिया, बहुत सारे लोगों ने अभी टीवी ऑन किया होगा। अच्छा जी, इनके बेटे भी यहाँ पर क्योंकि हॉस्पिटल रन करें, एक बंदा तो लीड नहीं करता, बहुत सारे। और अच्छी बात है, इनका पूरी फैमिली डॉक्टर्स है, इनकी वाइफ डेंटल सर्जन है, इनके बेटे, इनके डैडी, उनकी बहू है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि सब मिल के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम हल करें। यहाँ पर डॉक्टर दानिश मोइज, ही इज अ डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? अच्छा, मैं कितना बोलती हूँ, कितना मुस्कुराती हूँ। अच्छी बात है। पहले ये बताएं मैं बोलती कैसा हूँ? आप अच्छा बोलती है, मैं भी कोशिश करता हूँ कैसे बोलना सीख जाऊँ। बस गया फिर तो ये लड़का। इनकी बेगम बर्दाश्त कर लेंगी, सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो कि भाभी फिर मुझे बोले ये क्या कर दिया आपने मेरे हस्बैंड को, मेरी प्यारी बहना। लेट्स सी, आज हम लोग हल्के फुल्के अंदाज में, देखिए प्रोग्राम है तो मॉर्निंग शो है, कोई करंट अफेयर तो है नहीं कि मैं ऐसे पकड़ लूँ जी बताएं हमारे मुल्क को आप कहाँ लेके चले गए। तो वो भी मैं प्रोग्राम करती हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा एक इरिटेशन आ ही जाता है। लेट्स सी, डॉक्टर साहब बात करेंगे दांतों के। आज टॉपिक आप क्या डिस्कस करेंगे? आज जो हम टॉपिक लाए ना, बेसिकली जो डेंटल का प्रॉब्लम ज्यादातर जो होता है ना, डेंटल पेन होता है। अच्छा, दांत का दर्द। तो इंशाल्लाह भी डॉक्टर दानिश बताएंगे कि दांत का दर्द किस किस वजह से हो सकता है और कैसे होता है। डॉक्टर दानिश, डॉक्टर साहब ओवर टू यू, रीजन ऑफ पेन। हाँ जी, अच्छा अभी इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे कि सबके लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि दांत में दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो हम हर दांत के दर्द को जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम अच्छा स्टार्ट में ही पेपर रेडी है? बिल्कुल जी बिल्कुल, पेपर सबसे पहले रेडी है। ओके। सबसे पहले जो सबसे आम वजह है ना दांत में, वो है कीड़ा लग जाना। अच्छा, ये है सबसे मेन वजह। ये कीड़ा इस वजह से लगता है कि सबसे पहले ये कीड़ा जो है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं ना 2, 3, 4 साल की एज में, जिसमें चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, ऐसी चिपकने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो जो चीज़ें जो हैं वो जाके दांत के ऊपर बैठ जाती हैं। ओके। और वो इतना छोटा बच्चा होता है, आपको तो पता है छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल पाता। बस वो खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खाना खाता है, बस फिर चुप हो जाता है वो। तो वो जो भी खाने की चीज़ें हैं, जो उसकी चीज़ें टॉफ़ीज़ वगैरह या कोई भी चीज़, वो जाके दांतों में चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये जो एक छोटा सा ब्लैक कलर का जो हमें स्पॉट दिख रहा है, डेंटल केरीज, ये कीड़ा जो है लगना शुरू हो जाता है। तो हमने सबसे पहले कीड़े को हम वैसे तो सबको कीड़ा ही समझ में आता है, अगर हम इसको फंगस कहें तो नहीं, इसको हम डेंटल डिके कह लें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरे ख्याल में कीड़ा ही कहें, क्योंकि आम लोग जो समझते हैं वो कीड़ा ही समझते हैं। हम मेडिकल टर्म शायद उनको समझ में कुछ लोगों को नहीं। इसको अगर दांत में कीड़ा लग रहा है जो के चल रहा है, वही बिल्कुल सही है, इजी लैंग्वेज में समझ जी। फंगस जो है वो दूसरी चीज होती है, वो फफूंद जो होती है ना, उसको फंगस कहते हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि उस बच्चे के दांत में जो है ना कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, और बच्चा होता है वो ब्रश तो कर नहीं पाता, तो इसलिए जो है हमने बच्चों को जो है, अब इस बात से मैं सब पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने छोटे बच्चे जो हैं उनको जितनी चीज़ खिलानी है खिलाएं, लेकिन एक वक्त बांध लें कि आधे घंटे तक या 1 घंटे तक इस बच्चे ने ये चीज़ खानी है, उसके बाद ब्रश करना है, उसके दांतों की सफाई करनी है, ताकि उसने जो भी चीज़ खाई है वो दांतों पे लगी ना रहे। कोशिश करें कि आधे घंटे का टाइम रखें, उसके बाद जो है बच्चे को ऐसी कोई चीज़ नहीं दें जो दांतों पे चिपकती है, क्योंकि हमने जब ब्रश से साफ़ कर लिया तो उसके दांत बिल्कुल क्लीन हो गए, उसमें किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम फ़ौरन ब्रश करवाने के बाद थोड़ी देर बाद दोबारा, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि चलते फिरते खाते रहते हैं, जो चीज़ मिली ले लिया, उठा लिया और खा लिया, तो ये चीज़ से ज़रा बिल्कुल अपने बच्चे को रोकें, ऐसी आदत ना डालें। कीड़े लगने की एक यही वजह होती है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना जो जाके दांतों के अंदर फंस जाता है, और फिर उसकी वजह से कीड़ा लगता है। एक तो ये रीजन हो गया, और सेकंड एक हो गया ये डेंटल डिके हो गया।
अब दूसरा जो होता है, ये पेपर यहाँ रखें, यहाँ पर जब वो वाला पेपर यहाँ रखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, अच्छा देखिए, वन रीजन ये है कि दांतों में कीड़ा लग रहा है। ये दर्द की बात हो रही है, दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ये पहला है कीड़ा लगना, अब सेकंड दानिश, डॉक्टर अब दानिश दूसरा जो है ये पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर हमें साफ वाजे तौर पे दिख रहा है कि दांतों के साथ जो है कुछ जमा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है। हाँ, ये उन लोगों की कंडीशन है, एक तो सब नहीं, कुछ और टाटर, जैसे हम टाटर भी कहते हैं। अच्छा, सब सिखा आप दिया अच्छा मुझे। सीख गए माशाल्लाह। डन हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, तो ये जो कैलकुलस जो है ना, ये ब्रश तो हम हर कोई करता है, तो ये ऐसा कोई नहीं है कि जो ब्रश ना करता हो। ये ब्रश से इसकी सफाई नहीं होती। ये जो जमा हुआ है ना दांतों में, ये इतना हार्ड, और ये वही खाना है जो हम रूटीनली रोज जो खाते हैं, ये इतना हार्ड डिपॉजिट हो जाता है कि ये ब्रश से क्या, अगर कोई आप जोर से कोई चीज मारे ना तो ये उससे जाके टूटता है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। निकलवाने के लिए जाना पड़ता है, इसको निकलवाने के लिए जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अब हम दूसरी जो वजह है वो है डेंटल प्लाक या कैलकुलस, जिसे हम टाटर भी कहते हैं। इसकी वजह से जो है हमारा जो दर्द होता है, ये मसूड़ों के इन्फेक्शन का दर्द होता है। ओह माय गॉड, ये इसके अंदर जो है मसूड़े सारे सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिनमें से ब्रश करने पे ब्लीडिंग भी होती है। अच्छा, ये कंडीशन जो है ज़्यादातर हमारे जो 10 से 20 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे जो होते हैं ना, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त जो है आपको पता है ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं। तो उन चेंजेस की वजह से जो है फूड एक्यूमुलेशन जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है। बच्चे एक तो साफ़ नहीं रख पाते, उनका फोकस जो है सफाई के, दांतों की सफाई की तरफ नहीं होता। दूसरा, बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंज हो रहे होते हैं उसकी वजह से ये फूड इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एज के अंदर खुसूसी तौर पे अपने बच्चों को, जब बच्चा बोले कि ब्रश करने पे ब्लीडिंग हो रही है, या खुद बच्चे से पूछ लें, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, उसे नहीं पता होता। अगर कोई 11, 12, 13 साल का बच्चा है तो उसे तो किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता, तो उस बच्चे को ब्लीडिंग हो रही होती है, डॉक्टर से जाके उसकी स्केलिंग ज़रूर करवाएं। वरना ये जो डेंटल पेन है, जिसको हम पेरिडोंटल पेन कहते हैं, ये पूरे एक दांत से लेके दूसरे दांत तक, मतलब 32 के 32 दांतों के अंदर ये दर्द होता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेकंड। ओके, ये पेपर यहाँ रख दें। अच्छा जी नाज़रीन, ये सेकंड जो इन्होंने बताया है, वो आप अगर खाना खाते जा रहे हैं और उसको साफ नहीं करे, क्लीन नहीं करे, तो वो जो खाना या फूड है वो आपके चिपकता जा रहा है, पान खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो कुल्ली कर ली, बस इट्स ओके। वो फिर जाके आपके जो अंदर मसूड़े हैं उनमें भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपके सूजन आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो जाके आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये सेकेंड है, जिसकी वजह से फिर आपको दर्द होता है। अब थर्ड रीजन हम देखेंगे, डॉक्टर दानिश मोइस जो है, ही इज अ डेंटल सर्जन। थर्ड इसकी क्या है, ये वो वजूहात है जिससे पेन, आपको बहुत तकलीफ, जैसे दर्द उठता है, और दांतों का दर्द मेरे माँ तौबा 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 बहुत होता है। डॉक्टर साहब, थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? अब ये देखिए तौबा तौबा किए डॉक्टर साहब, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, बहुत शदीद होता है। दांत का दर्द जो है, सबसे ज्यादा पेन जो है वो दांत के ही दर्द होता है। अच्छा, इसकी असल में दर्द, ये आप डॉक्टर साहब, मैंने कहा आप हमने मुझे भी डॉक्टर ही बना दिया, वो नसें असल में इतनी बारीक होती हैं जिनसे ब्लीडिंग, मतलब ब्लड सर्कुलेशन मूव कर रहा होता है, और वो नसें आपकी पूरे ज़बत आपके गाल से या खून से दिमाग तक, और जब वो दर्द होता है सीधा जाके इधर जाके सर पे लगता है, सीधा से आके सर पे नहीं, लगता है। मुझे नहीं समझ में आती वो क्या ऐसी तकलीफ है, कहीं और नहीं हो रहा होता। और ये दर्द इतना शदीद होता है कि अगर ये रात को हो जाए ना तो बंदा सो नहीं पाता। मैं पता कितनी बार ना 2-3 तकिए रख के ऐसे मैं बैठ के सोई हूँ, वो जैसे सर नीचे जाता है ना, वो ब्लीडिंग, बहुत शदीद दर्द होता है, बिल्कुल नहीं सोने देता। अच्छा जी, अब ये तीसरा जो पेन है ना, ये है हमारा दांत निकलने वक्त का पेन। ओके, जैसा हम ये देख रहे हैं, अक्ल दाढ़ होती है, हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये अक्ल दाढ़ जो है, इसका भी बड़ा शदीद दर्द होता है, और ये जब तक निकलती नहीं है ना, दांत पूरा जब तक नहीं निकलता ना, ये हर 2 महीने 1 महीने बाद दर्द देता रहता है। सही हो जाएगा, आप डॉक्टर को दिखाएंगे, सही हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद दर्द हो जाएगा। निकल जाती है, आपको अक्ल आ जाती है कि अब आपको पता चल गया क्या रीजन क्या। जब तक अक्ल आती है जब तक ये बहुत दर्द दे चुका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये अक्ल दाढ़ की बात कर रहे हैं हम कि ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। अच्छा, ज्यादातर जो है ना,
ये अक्ल दाढ़ जो है ना टेढ़ा आता है, ठीक है, और ये हमारा जो सेकंड मोलर है ना, इससे जाके बिल्कुल फंस जाता है। जैसे हम ये देख रहे हैं फंस गया, और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ आ रहा है, और ये जाके बिल्कुल आगे वाले दांत से जाके फंस गया। अब इसकी ग्रोथ, ये बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन अब जब इसकी ग्रोथ होगी ना तो ये इसको हिट करेगा, और जब जब ग्रोथ होगी इसकी, ये बहुत शदीद जो है, बहुत सिवियर पेन करेगा। ये हमारी वजह, तीसरी वजह हो गई कि दांत निकलने के वक्त जो है जो दर्द होता है थर्ड मोलर की वजह से ज़्यादा होता है। और एक जो है हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते आ रहे हैं, एक मोहतरमा ने हमसे फ़ोन पे भी पूछा था कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो दर्द होता है, वो दर्द इस वजह से होता है कि जब मसूड़े के अंदर से जब दांत निकल रहा होता है ना, तो मसूड़ों को चीर के फाड़ के जो है निकल रहा होता है। तो छोटे बच्चों को जो दर्द होता है वो दांत निकलने की वजह से दर्द होता है कि उसके मसूड़े उस जगह से हट रहे होते हैं, और दांत नीचे सख्त होता है, वो हड्डी और उसके बीच में बार बार जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। ये हमारी हो गई तीसरी वजह। अच्छा, तीसरी, बस तीन ही और भी है? और भी बहुत सारी वजहें हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे इन्होंने थर्ड रीजन बताया है कि अक्ल दाढ़ जब निकल रही होती है तो उसका भी पेन बहुत शदीद होता है। उसकी ट्रीटमेंट फिर अभी बात करेंगे, लेकिन ये रीजन ऑफ पेन है। चलें जी। ये वो वजहें हैं जो हर दूसरे बंदे के साथ मसला होता है। ओके। हर दूसरे बंदे का ये मसला होता है कि भाई मेरे या तो मसूड़ों से खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, या सबसे ज़्यादा एक मेन वजह ये होती है कि दांत में कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। और तीसरा ये कि अक्ल दाढ़ आ रही होती है वो, और एक बहुत छोटे बच्चों में जैसे 6 महीने या 1 साल का बच्चा जो होता है, एक उसमें जो दर्द होता है। ये मेजर वो वजहें हैं जो हमने आज डिस्कस कर ली सारी। अच्छा डॉक्टर साहब ने, जिस तरह डॉक्टर दानिश ने हम क्योंकि आते ही टॉपिक डिस्कस हुआ है कि पेन ऑफ रीजन, कि दर्द की वजह क्या है दांतों में। एक अब हमने वजह तो हमने ऑफ कोर्स चंद बता दिए हैं, तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब इसके बारे में ये बताएंगे कि अब हमारे से मिस्टेक क्या होती है। अब हम सोल्यूशन की तरफ भी चलेंगे ऑफ कोर्स कि सोल्यूशन इसका क्या है, और फिर हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, ये सारी यानी कि हम तशख़ीस भी करेंगे और इसका सोल्यूशन भी लेंगे। डॉक्टर दानिश सिद्दीकी भी मेरे साथ मौजूद, डॉक्टर मोइज़ साहब भी मौजूद हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं, और बात करें हम आपके दांतों की खूबसूरती की। और मैं चाहती हूँ आप जब भी मुस्कुराएं आपके चमकते धमकते दांत नज़र आएं, और ये हमेशा सलामत रहें, क्योंकि हम लोगों ने ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है। जब तक हम जिंदा हैं ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी हमारी खान पीन से चल रही है, और अगर हम खा पी नहीं सकेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। और हम खाते पीते हैं इन दांतों से चबा कर, और पानी भी यहाँ से गुजरता है। ऑफ कोर्स अगर दांतों में पेन हो तो पानी का गुजरना भी बड़ा तकलीफ दे होता है। ठंडा गर्म जिससे हम कहते हैं ना अक्सर, ठंडा गर्म लगना, तो ये बड़ी तकलीफ दे का सबब। और आज हम सिर्फ पेन की बात करें, तकलीफ की बात करें, और रीज़न ऑफ यानी कि वजूहात क्या है कि हमारी कहाँ कहाँ हमसे ये पेन हमें हो जाता है, कभी कभी हमें भी नहीं मालूम होता। तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास 3 ऐसी रीजन आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो है दांत में कीड़ा लगना, अच्छा जी, और हमारे दांतों में बहुत गंदगी जमना जिसे हम टाटर कहते हैं, और अक्ल दाढ़ जब निकल रही थी तो पेन है। ये तो हमने चंद की बात की है, तो बहुत सारे डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स बहुत सीनियर है, डॉक्टर सर्जन है, डेंटिस्ट सर्जन है, डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। डॉक्टर साहब हमने अभी दानिश ने 3 रीजन बताई, और भी हो सकती हैं? देखिए दांतों का जो दर्द है ना, दर्द की जो 60% ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो हमारे पास पेशेंट हैं, तो 60% जो पेन वाले आते हैं तो उनका कॉज होता है कैरीज, यानी डिके लगना, दांत में डिके ही लगेगा। तो अब क्या होता है कि दांत का डिके कैसे लगता है कि जो प्लाक जो होता है, जो हम सफाई नहीं करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये रबड़ की तरह एक तय जमा हो जाती है अस्तगफिरुल्लाह दांत के ऊपर। अच्छा अब क्या होता है कि हम उसमें मीठा भी खाते हैं, जी जी, मीठा खाते हैं, और खट्टा भी, हर चीज के साथ खाते हैं, पान खा लिया, कुछ भी खा लिया, अब ये एक एसिड पैदा हो जाती है। वो जो एसिड से क्या होता है कि दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, जिसे एनामल लेयर कहते हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और जब वो टूट फूट का शिकार होती है, वैसे तो बहुत चिकनी होती है, हम देखें जुबान से भी देखें
तो लेयर बहुत चिकनी लगती है, लेकिन जब खुरदरी हो जाती है तो अब वहाँ पे बैक्टीरियाज जो है ना वो अपनी आमाशगाह बना लेते हैं। ओके। अब अगर सख्ती के साथ अगर ब्रश करने वाला नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का करने वाला भी है, तो अब उस जगह पे जो है ना वो डिके लग जाएगा। ओके। अच्छा, वो जो डिके लगेगा ना वो होगा एनामल लेयर, यानी कि डेंटल डिके है, एनामल डिके हो गया, दांत के ऊपर की लेयर का डिके हो गया। अभी बंदे को पेन नहीं होगा, पता ही नहीं पड़ेगा उसको। जब ये उसके बाद सेकंड लेयर जो है डेंटिन की लेयर, जब उसमें जाएगा ना, उसमें जाने के बाद अब उसको ठंडा भी लगेगा और हल्का हल्का पेन शुरू होगा, क्योंकि डेंटिन के बाद जो कुदरत ने पल्प छुपाया हुआ है ना, जिसमें दौरान खून है, जी जी। अब वो गर्म है, क्योंकि डेंटिन नरम होती है, अब वो उस तक जो जाएगा वो असरात, हवा भी, पानी भी, गर्म ठंडा भी। अब वो जब डेंटिन वाला डेंटिन का डिके होगा ना, अब उसके बाद डेंजरस हो जाएगा, अब पेशेंट को पेन होगा। अब जब ये पेन होगा ना तो अब उसके बाद ये पल्प पे चला जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि ये हमारे पास 60 से 70% हम कह सकते हैं जब वहाँ पर मरीज आते हैं दर्द वाले, वो कैरीज और डिके से ही आते हैं। बाकी उसके बाद जो है ना वो पेरोडेंटल प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर ने दानिश बताया, जब कैलकुलस ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसे हम टाटर कहते हैं, जी जी। जब वो टाटर जब जाता है ना अंदर, तो वो मसूड़े को खोल के जाता है। जब टाटर अंदर पहुंच जाता है तो अल्लाह ने दांत को पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए बोन दी अंदर एक और। अब वो बोन घुलती है और ये कैलकुलस पैदा होता है, वो घुलती है, पैदा होता है। एक हद वो आती है कि जो दांत को पकड़ा हुआ था वो पूरी हड्डी घुल जाती है और थोड़ा सा नीचे रह जाता है। अब क्या होता है इसमें कि दांत हिलने लगते हैं। अच्छा, अब उसमें करना ये पड़ता है कि अब उसके बाद जो है हमने, इसलिए डॉक्टर दानिश ने भी, हमने भी ये बोला कि आप 6 माह से 1 साल तक अपने डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि वो उसको जो टाटर जमा हो गया उसको वो हटा दें और आपका दांत बच जाए। वरना ये तो दूसरा मतलब ये है कि वरना तो आपका डेंटल कैरीज से तो रूट कनाल होके दांत फिर भी महफूज रह सकता है, जी। लेकिन जो टाटर की वजह से जो दांत में दर्द होता है जी, उसमें अगर तवज्जो नहीं दी तो फिर दांत की, क्योंकि उसमें हड्डी घुल रही है, फिर वो दांत हिल जाएगा। ओके। अब दांत जब हिल जाएगा, दांतों में गैप हो जाएगा, तो फिर वो दांत आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लेंगे ना, तो वो मतलब उसका जो है मतलब ये सब्स्टिट्यूट अब यहाँ इतना सर्वाइव अब नहीं कर पाएगा, इतना पहले नॉर्मल कर रहा था वो। तो इसलिए जो है ना हर 6 माह से 1 साल में डॉक्टर को दिखाएं, ये कैरीज का अमल भी रुक जाए और सफाई। अच्छा, मेन इसकी वजह यही है कि हम लोग जो ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं करते, और अगर 12 घंटे के बाद एक ब्रश कर लें या 10 घंटे के बाद, सुबह अगर हम 6-7 बजे करते हैं, रात को 9-10 बजे कर लें ब्रश एक, तो इंशाल्लाह फिर ये डिके भी नहीं लगेगा और ये पेरोडेंटल जो है प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलस का ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बेशक। और मैं एक बात कहूँ कसम से, जिसको 5 वक्त वजू करने की आदत हो और 5 वक्त मिसवाक करने की आदत हो, मैं गारंटी से कहती हूँ उसके दांतों में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बस ये अल्लाह पाक की तरफ से मैं कहूँगी, वैसे तो हमारे लिए सुन्नत है, फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे और अफादियत बहुत है और आपके दांतों में एक अलग सी चमक नज़र आएगी, वो शायद किसी और से भी ना नज़र आए। ब्रश किया करें, क्योंकि ब्रश जो है वो अंदर की तरफ लगाने में, जो दांतों के अंदर की क्लीनिंग है, वो आपके दांतों में जो कुछ फंसा है वो है, लेकिन मिसवाक एक अलग सी अफादियत रखती है। तो लेट्स सी हम चलते हैं दानिश की तरफ, और दानिश साहब जो है 3 रीजंस तो बता चुके हैं, मजीद रोशनी जो है डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब ने डाली है। दानिश, ओवर टू यू, आपके पास अब क्या है? जी, अब मेरे पास जो है ना इस पिक्चर के अंदर जो है, हमने जो भी कैलकुलस की बात कर रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर सारी इसकी रीजन जो हैं वाजे हो जाते हैं, बिल्कुल वाजे हो जाते हैं कि ये देखें शुरू में जो है दांत सही था, इसके अंदर जो है कैलकुलस जो प्लाक जो होता है, जैसे हम ब्रश करते हैं ना तो हम खुद महसूस करें कि दांत के ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब वो लेयर जो है वो टूथपेस्ट की वजह से बनती है, जो हमारे दांतों को कहते हैं ना कि ये टूथपेस्ट जो है 24 घंटे प्रोटेक्ट करेगा, 12 घंटे प्रोटेक्ट करेगा, वो बिल्कुल इस तरह करता है कि वो दांतों के ऊपर एक लेयर बना देता है। लेकिन वो लेयर प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने दोबारा ब्रश करना होता है कि वो लेयर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज जमा हुए हैं वो हट जाएं और एक नई लेयर आ जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं दोबारा ब्रश अपना, जैसे रात को ब्रश नहीं कर पाते, उसके अंदर फिर ये होता है कि प्लाक जो है वो जमा हो जाता है। प्लाक जो होता है एक वाइट कलर की लेयर होती है, जिसके अंदर हमारी बैक्टीरियाज की बेशुमार कॉलोनीज़ बनी हुई होती हैं, करोड़ों अरबों किस्म के जो हैं उसके अंदर बैक्टीरियाज जो हैं जमा हो जाते हैं।
फिर जो है वो बैक्टीरिया जो है, जब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से मिनरल्स, उसमें से हर चीज़ जो भी उनको ज़रूरत की होती है वो ले लेते हैं और उस लेयर के अंदर डिपॉज़िट कर लेते हैं। अब ये देखें, जब वो उसके अंदर डिपॉज़िट कर लेते हैं ना, तो फिर इस तरह कैलकुलस बनना शुरू हो जाता है जिसे हम टार्टर कहते हैं। फिर ये कैलकुलस जो है और बढ़ता है और दांत की पॉकेट की तरफ, नीचे की तरफ ये जाता है। ओके। ये कैलकुलस जो है दांत के नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, जैसा अभी डॉक्टर मोइज़ ने बताया कि हड्डी जो है फिर घुलना शुरू हो जाती है, जैसे इसमें हमें वाज़े तौर पे दिख रहा है। कैलकुलस बढ़ रहा है और हड्डी यहाँ से घुल रही है। अच्छा, हड्डी इस वजह से घुल रही है कि इस कैलकुलस के अंदर बैक्टीरियाज हैं। ओके। बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कर रहा है। जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है हमारा जिंजिवा और बोन जो है फाइट करते रहते हैं और फिर वो थक जाता है। ओके। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई पेशेंट आके हमें बताता है कि मेरे 2 साल से ब्रश करता था मैं, खून निकलता था। हमने वो आजकल जो टोटके होते हैं वो तेल होता है, कोई सरसों का तेल, उसके अंदर नमक डाल के लगा लिया, फिटकरी से वो कुल्लियां करने लगे, पता नहीं क्या क्या। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत बड़ी गलती है। फिटकरी से प्लीज ऐसा मत करें, उससे मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं। उससे बिल्कुल, ये मसूड़ा जो है ना हेल्दी होता है। देखिए मुझे भी इसका, क्योंकि ये थोड़ी केमिस्ट्री मेडिकल की है ना, तो मालूम है ये बेवकूफ़ी। कुछ लोग तो चेहरे पे फिटकड़ी पानी में वो डिफरेंट होम रेमेडी के चक्कर में, क्योंकि उनको उसकी वो नहीं मालूम ना, मेजरिंग नहीं मालूम, उसका केमिस्ट्री कितना डालना है, उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। और उसकी वो नहीं मालूम कि उसके फायदे नुकसान भी मालूम होने चाहिए। देखिए कुछ चीजों के फायदे हैं, कुछ चीजों के नुकसान भी उसके साथ ही है ना। अब ये जो हम जितने भी केमिकल्स, आपकी बात से हाँ, बात केमिकल है ये, केमिकल हाँ, है। ये जितने भी केमिकल्स यूज करते हैं ना, इसके जो नुकसानात हैं उनको बचने के लिए हमें फिर कुछ और भी यूज करना पड़ता अब है। पता क्या, वो ब्लीचिंग, हम ब्लीच लगाते हैं, ब्लीच में केमिकल है, वो मरकरी या जो भी व्हाटएवर, वो क्वांटिटी से मिलाते हैं। अब कुछ लोगों के स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। अब वो हम लोगों को क्या करते हैं, जब होम रेमेडी में कुछ होती है, एक चुटकी वो मीठा सोडा डाल दे। अब वो मतलब उसके लिए होता है काटने के लिए, कुछ भी है, कलाई साफ करने। अब वो किसी ने जज्बाती ज्यादा डाल दी, क्योंकि ज्यादा स्किन, ये नहीं पता उसके नुकसान स्किन पे आप लगा रहे हो। वो कुछ ना होम रेमेडी के अंदर ना एक चुटकी, वो कहीं बोलती है एक पिंच, वो कहती है चंद, वो कुछ बात, वो कहते हैं ज्यादा डाल दे, किस उसने साथ में बता दिया इससे ये होगा, एक दिन में गोरे हो जाएंगे। एक तो अब यही मसूड़ों पे कि क्लीन होने के लिए जो है ये मैं एक बार मिस्टेक कर चुकी हूँ। तो मुझे इसका, मैंने कहा यार कितनी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जब इसके कुलियां करते हो ना, ये जो अपने का फिटकड़ी, आपका पूरा अंदर का जो ये जो है ना, मसूड़े वो अजीब से वो टड्डे जैसे खरा पानी मुंह में नहीं चला गया। जी जी जी, वो मतलब अपनी जगह छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। मसूड़ों के ऊपर एक नाजुक चीजें हैं ये। अब कोई लोहा मार दिया, कोई सेफ्टी पिन मार दी, गोश्त निकाल रहे, अरे मेरे खुदाया आप लोग क्या कर रहे हो। तो अल्लाह पाक ने ये कुदरती चीज़ें दी है, इसकी कदर करें, और नहीं करेंगे तो ये हमसे अल्लाह पाक छीन लेगा। और आप ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका कोई बदल नहीं है। हम करते हैं ना रोज, पेशेंट करते हैं, तो इसका कोई बदल नहीं है। जो असली दांत, जो कुदरती दांत है, इसका कोई बदल नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगी, मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह पाक की सारी नेमतें जो कुदरती हमें मिली है, मयसर है, बाल, आंखें, जबान, हम लोगों का हार्ट, अल्लाह जब हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, मैं मतलब अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। कोई भी आपके अंदर ऑर्गन जब चेंज किया जाता है, किडनी, डायलिसिस, तो खुदा ने जो नेमतें दी हैं उसकी कदर जाने, वरना जब आपको ये चीज़ें ओरिजिनलिटी, कुदरती चीज़ें हटती हैं और आर्टिफिशियल लगती हैं, फिर आपको लग पता जाता है कि ये खुदा ने जो नेमत दी थी उसकी हमने कदर क्यों नहीं की। ऐसा ही है। बिल्कुल जी, आज इसलिए कहते हैं कि वो प्रिवेंशन जो होती है ज़्यादा अच्छी होती है, क्योर से बेहतर होती है। कि आप पहले ही अपने हर चीज़ को पहले ही प्रिवेंट कर लें, बचा लें। बिल्कुल। चलिए जी, हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब जी। अच्छा जी, तो इस स्टेज के बाद जब हमारा ये वाला स्टेज आता है ना, अब देखें इसके अंदर मसूड़ों ने जगह छोड़ दी है, मसूड़े बिल्कुल लाल हो गए हैं, सूज चुके हैं, और इस वक्त जो है ब्रश करने पे ब्लीडिंग भी होती है, या सुबह जब उठता है पेशेंट तो उसके मुंह के अंदर ब्लड जमा हुआ होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ये सारा ब्लीडिंग वाला मसला शुरू हो जाता है। उसके बाद आप इस वाली स्टेज में देखें, जो बोन इसके अंदर थी, इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
अच्छा, मेरा एक उन लोगों के लिए बहुत खुसूसी मैसेज है जो लोग कहते हैं ना कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो भाई जब आप इस स्टेज में दांतों को ले आते हैं ना, और आपका कैलकुलस जब भरा हुआ होता है दांतों के अंदर, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, मेरे पास यही है वो पिक्चर। ये देखें, ये रही है पिक्चर। अब इतना ज्यादा कैलकुलस जमा हुआ है जी, तो जब स्केलिंग से निकालेंगे तो क्या दांत बचेंगे? बिल्कुल। दांत तो हिलेंगे, कमजोर होंगे, टूट के गिर जाएंगे। तो हम अपनी पिक्चर पे वापस आते हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस कंडीशन के अंदर आकर, इस स्टेज में आके जब स्केलिंग होगी, स्केलिंग देखो सफाई करना तो जरूरी है, वरना ये ऐसे ऐसे करते करते ये दांत बिल्कुल झड़ के गिर जाते हैं। Okay. और आपको एक मजे की बात बताऊं, इस कंडीशन के अंदर दांत पूरा हिल रहा होता है, इधर जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है, कुछ चबा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ पानी भी नहीं पी सकते, पानी पीने तक में वो हिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर आके जो है जब स्केलिंग करवाएंगे तो दांत तो कमजोर होंगे। बिल्कुल। तो जो हम बात कर रहे हैं ना प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन इधर से शुरू होती है कि जब आपका थोड़ा सा कैलकुलस जमा हुआ है, जो कि नॉर्मली जो है 6 महीने से 8 महीने, 10 महीने या 1 साल, 6 महीने से 1 साल की रेंज होती है, उसके अंदर जाके कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। मेरे भी होता है, आपके, आप सबके होता है। इस स्टेज में जो है इस टाइम के अंदर डॉक्टर से जाके प्रॉपर स्केलिंग करवा लें। ओके। स्केलिंग करवाने से जो है बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो जाएगा जिंजवा, बोन और दांत। अगर हम रूटीनली स्केलिंग करवाते हैं, जगह इस स्टेज पे स्केलिंग करवा ली, यहाँ आ गए वापस हेल्दी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना बोन लॉस हुआ, ना जिंजवल लॉस हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि अपने डॉक्टर को हर 6 महीने बाद ज़रूर दिखाएं, ताकि अगर स्केलिंग की ज़रूरत है तो डॉक्टर स्केलिंग कर दे और हम इस स्टेज पे वापस आ जाएं। अच्छा, इस स्टेज पे जब हम वापस आ जाते हैं ना, तो फिर आपने देखा ना लोगों के दांत ज़िंदगी भर चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं, हम कहते हैं ना कि पहले बुजुर्ग होते थे वो उनके दांत बहुत अच्छे होते थे, भाई वो अपने दांतों की सफाई का ख्याल भी रखते थे। उनके पास घर के अंदर इतने सारे जड़ी बूटियाँ होती थी, ऐसी चीज़ें होती थी, उन्हें हर चीज़ के इल्म होता था। एक ये जो टोटके जो होते हैं ना, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये काम की होती हैं। ये जो हमारी जो दवाइयाँ आई हैं, इनके तो दवाइयों का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। Okay. लेकिन ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, इनके फायदे होते हैं। जैसे हम मिसवाक की बात कर रहे हैं, 70 फवायद होते हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने होते हैं उसके, जिसका हमें इल्म ही नहीं है। तो भाई आप सबको ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस स्टेज पे आने के बाद अगर स्केलिंग करवा ली जाए तो आपके दांत जिंदगी भर आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ये हम लोग सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी साथ साथ आप अपने हॉस्पिटल का भी ज़रा बता दें, लोग आपसे अगर मुस्तफ़ीद होना चाहें तो। जी, ये कैमरा है, आप बताइएगा ज़रा साथ साथ। हमारा जो है सेंट्रल जेल है, मेन सेंट्रल जेल है, उस पर एक इलाका है, वो रोड चलती है जमशेद रोड 3 नंबर पे जो है हमारा एजुकेटर स्कूल है, उसके सामने दानिश डेंटल सर्जरी। तो इंशाल्लाह जिसको कोई प्रॉब्लम है, और जैसे बता चुके हैं आप पहले के, अगर किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, कोई इसके वो इलाज भी नहीं करवा सकता है, तो हम कॉस्मेटिक के अलावा अगर उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है वो तो हम बिल्कुल वो फ्री भी कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक में बेसिकली ऐसी होता है कि कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो उसमें भी हम कम से कम करके इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, ऐसी बात नहीं है, जो है अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो हम इसमें क्यों अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपने मुसलमानों को, या अपने जो है पाकिस्तान सबके साथ हम चाहते हैं। और वैसे भी हमारी एक NGO है, हम अपनी NGO के हवाले से भी कैदियों पर भी काम कर रहे हैं। सेंट्रल जेल में भी हमारे कैंप लगते हैं, डॉक्टर दानिश जाते हैं, डॉक्टर दानिश की वालदा वुमेन जेल में जाती हैं, तो हम लोग वहाँ पे सेंटर है हमारे। तो हम आप लोगों का भी चाहते हैं कि आप लोग भी करें, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। और ये है कि जब डॉक्टर दानिश अभी स्केलिंग का बता रहे थे, तो आप यकीन कीजिए मैं तकरीबन हर 6 माह के बाद मैं खुद स्केलिंग करवाता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी स्केलिंग करवाई है अपनी। अच्छा, होता क्या है कि अगर किसी के बिल्कुल सीधे दांत हैं, जैसे आपके दांत हैं, तो इन दांतों में स्केलिंग तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी कराई जा सकती है। लेकिन अगर किसी के दांत कुछ टेढ़े हैं तो उनको तो 6 माह के बाद फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये है कि स्केलिंग हम भी करवाते हैं, मैंने भी कराई हुई, डॉक्टर दानिश भी बता रहे हैं, तो मैंने तो अपनी स्केलिंग कराता रहता हूँ मैं। तो उसके अलावा भी आप आएँ हमारे पास, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा हमारी तरफ से।
और इंशाल्लाह कोशिश हमारी इंशाल्लाह। अच्छा, स्केलिंग कराने के बाद आपको ना बड़ा हल्का हल्का महसूस करते हैं, जैसे जी, पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ था जो होता है। बिल्कुल सर। आपको मतलब कुछ दिनों तक आपको फील होगा कि वाकई में कुछ चीज थी, जैसे कुछ भारी भारी, आई डोंट नो, मतलब होता है दरअसल ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और जबकि दरअसल क्या होता इतना है क्या है, वो पतला दांतों पतला ही के उतरता होगा, क्या उतरता होगा, कुछ इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी फीलिंग कंफर्टेबल, यार कुछ चीज थी जो चिपकी हुई थी वो उतर गई। और एक बड़े वैसे की बात बताऊं, जब स्केलें हम लोग जब कर रहे होते हैं ना, इतना सुकून मिल रहा होता है उसके दांतों को साफ करने के बाद। लग रहा होता है कि एक कचरा जमा था यहाँ जिसको हमने बिल्कुल साफ कर दिया है। हमें भी सुकून मिलता होता है, हमें भी हाँ, सुकून मिल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर पेशेंट साहब, को नहीं हमारा मिलता जो है। ये वाला प्रोग्राम सेगमेंट बड़ा मजेदार होता है। मैं डॉक्टर्स के साथ भी इस तरह प्रोग्राम करती हूँ हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं और ये सेगमेंट हेल्थ का यहाँ खत्म होता है। जाते जाते इनसे छोटा छोटा मैसेज ले लेते हैं। दानिश, सबसे पहले आप दे दें अपने नाजरीन को। हाँ, सबसे पहले ये मैसेज है कि अपने डॉक्टर को 6 महीने में ज़रूर दिखाएं, कोई वजह हो या ना हो डॉक्टर को दिखाएं, कि ताकि अगर कोई स्केलिंग और अगर कोई कीड़ा लगा है, बिल्कुल शुरुआती कीड़ा लगा है, तो उसको डॉक्टर ये देख सकता है, क्योंकि उसमें हमें ना दर्द होता है, ना कुछ पता चलता है, ना ठंडा गर्म लगता है। तो अपने डॉक्टर को 6 महीने के अंदर एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि अगर कोई भी बड़ा मसला होने वाला हो उससे पहले ही रोक लिया जाए। ओके, हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब के पास चलते हैं। इज अ डेंटल सर्जन। लास्ट मैसेज उन्हीं से ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। अब बस मैं यही कहूँगा कि आप हर 6 माह के बाद अपना चेकअप करवाएं, और अगर हमारे कोई ज़रूरत है आपको, तो आप ये वेनस टीवी आप लोगों से यहाँ से इनसे नंबर ले सकते हैं, और इनसे लेकर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको रियायती बिल्कुल करना है तब भी इनसे कह सकते हैं, तो हम आपका जो है ट्रीटमेंट इंशाल्लाह करेंगे। और सफाई हम खुद भी करवाते हैं, आप भी करवाएं, और और इंशाल्लाह ये आपको चाहते हैं कि फायदा आप मुस्कुराते रहें और आपके दांत साफ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, फेसबुक पे दानिश क्या है? दानिश डेंटल सर्जरी, फेसबुक डेंटल सर्जरी, दानिश डेंटल सर्जरी। आप फेसबुक पे जाएं, इनका कांटेक्ट नंबर, ईमेल सब कुछ मौजूद है। ये उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, जब इनसे राब्ता हो जाए तो आप इनसे बाकायदा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और कराची में जेल चौरंगी के पास और जेल रोड के जो जेल सेंटर, जेल रोड के पास इनका दानिश डेंटल सर्जन मौजूद है, बड़ा फेमस है। तो आप डायरेक्ट भी वहां पर जा सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल पैकेज देखें। वुमेन्स डे पर एक रानी आपा का था, लेट्स सी, वो देखते हैं और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। पाकिस्तान में मैं अर्श
रानी आपा की बुक के हवाले से बस यही कहना चाहूंगी कि जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। रानी आपा को अगर आपको अपने पास रखना है, अपने दिल में बसाना है, तो उनकी बुक जरूर बाय करें और इस तरह से वो आपके साथ रहेंगे। और उनके टोटके जो हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। एक एक मोती पिरो के उन्होंने पूरा ट्रेजर बॉक्स आप लोगों के लिए संवारा है। हमारे दरमियान मौजूद सारा अली खान पीटीवी पे मॉर्निंग शो की रहनुमाई में आई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसा आपको लगा बुक की लॉन्चिंग में आके, और इस बुक को आपने भी ले लिया, इसका मकसद है कि आप इस्तेमाल करने वाली हैं? यकीनन मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि आपा तकरीबन डेली मेरे शो में आती हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे, तो वहाँ पर भी बहुत तक पहुंचाने के लिए जो आपने कदम उठाया वो बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ शायद हम लोगों ने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बने हैं तो इस 16 सिंगार से ही बने हैं। यही सारे टोटके आगे चल के मुफीद हैं। अब दुनिया को देखें तो वो हर्बल की तरफ ज़्यादा आ रही है, और हर्बल की तरफ आ भी रही है। चीज़ें घर में लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो हम आपा की रेमेडी से तैयार करके सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते, और आपा को चुपके पता भी नहीं चलता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपा की 16 सिंगार बुक जो है वो बहुत मुफीद और कारआमद है। अगर उसका हम सही तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ कि किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। रानी आपा के साहबजादे और जो है, और इस बुक के अंदर इनका भी थोड़ा सा किरदार है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अब मैं आपसे ये पूछूंगी किताब के हवाले से। बताएं, किताब में तो आपने ही तो लिखत पहले आपने की होगी, फिर उसके बाद आगे प्रिंटिंग में गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब आपको किसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, तो आप घर बैठे सब हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं जी वो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से असल में इसमें सर से पैर तक हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको बाहर जाने की या कोई टेंशन लेने की। तो इसी से अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और एक सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं इनसे इस बुक के हवाले से पूछूंगा। बताइए रानी आपा की बुक के हवाले से, 16 सिंगार के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुक जो है वो वही तमाम जड़ी बूटियाँ जिनको हम अपने बावर्ची खाने में इग्नोर कर देते हैं। हुस्न सेहत का यकीनन है, ज़माना कदीम से आप इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते आए हैं। ज़माना जदीद के अंदर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मखसूस नेमतें हमारे लिए अता की है ना, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से अपने इम्यून सिस्टम को और अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन कर सकें। कि इनकी ये किताब हम ख़वातीन के लिए न सिर्फ बल्कि तमाम बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और जो आज ये तकरीब हुई है हम उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत दूर ना जाइए, अपने अंदर ही ढूंढिए, आपके करीब करीब में बहुत से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। मुल्क के मारूफ एंकर गालिब कमाल साहब और इस तकरीब के होस्ट और जो है इस किताब के बड़े ही वेल विशर गालिब भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपके चैनल को देखा जाता है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंकर्स। बड़ी बात तो ये है कि ये किताब एक ख़जाना है और हमें क्वालिटेटिव लाइफ गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।
टेक्नोलॉजी की दौर में आ जाए तो 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा मैं हमेशा को सुनाती हूँ। तो अपने 16 सिंगार अगर आपने मेंटेन करने हो और हमेशा माँ अम्मा की तरह, रानी आपा की तरह जवान नजर आना है तो देन आपको ये अपनी बुक अपने पास ऑलवेज रखनी है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। तो सवाल करें पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं, उसमें स्पेशल सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आज मेरे साथ कौन है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ आज ज़बरदस्त एक इवेंट है और बड़े ज़बरदस्त होटल के अंदर इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। यस, हर्बल दुनिया की रानी आपा ने खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए खूबसूरत सी किताब, जिसकी हम ये कहेंगे आज खूबसूरत रूनुमाई हुई है, और वो है 16 सिंगार। और मेरे इस 16 सिंगार को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कौन है इसकी खास, जिसने ये लिखा है और वो राइटर, वो सब मैं ये कहूँगी इसके अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और इसे कहते हैं सवीज किचन। और मेरे साथ मौजूद है कौन जी, मैं नहीं बताना चाह रही क्योंकि बहुत सीनियर हैं और बहुत बड़े हैं, सोचती हूँ उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत खूबसूरत अंदाज में खाने पीने की चीज़ों को बनाते हैं और बहुत क्रिएटिव
माइंड है और क्रिएशन करते हैं डिशेस में, और जब हम उनके खाने मज़े ले लेके खाते हैं तो दिल करता है कि हम घर में भी बनाएं। तो मैं सोच रही थी अब उनके घर जाने से बेहतर हम उनको यहाँ पे बुलवा लें। तो मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस IGTV चैनल पर देखते हैं वो एक फैमिली चैनल है और मेरा मॉर्निंग शो एक फैमिली शो है। तो यहाँ पर मेरे साथ जो भी आते हैं वो जस्ट लाइक एज अ फैमिली होते हैं। तो यहाँ पर कौन मौजूद है? शेफ शुजा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली शुजा, कैसे हैं आप? क्या बात है, आज आप हमारे साथ आपने बड़े मतलब टाइम के बाद ज्वाइन किया और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और आज आप आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और आज क्या डिश है वो बताएं सबसे पहले। आज हम सबसे पहले बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर। क्रिस्पी चिकन बर्गर की बड़ी मजेदार डिश है और अगर आपने इसको वहाँ जहाँ ये बना रहे हैं इनसे मिलने जाएं और फिर इनको ऑर्डर करें फिर आपको पता चलेगा। मैं चाहूँगी एक डिश मुझे हाथ में दो और फिर आपने बताना है कौन सी जगह, ये मुझे दीजिएगा। नाज़रीन हम की इनकी प्रेजेंटेशन देखें, मैं वो उसकी जगह बना रही थी इतनी देर से। लुक एट दिस, यकीन करें बच्चे देखिए आप बहुत KFC करते, मुझे सॉरी से माजरत के साथ मेड इन पाकिस्तान एंड प्रमोट इन पाकिस्तान। रियली ये आप बात मानते हैं? मैं चाहती हूँ अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें और अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाएं और ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बहुत खूबसूरत एक देसी भी टच लग रहा है क्योंकि ये वुडन पे बनी बहुत खूबसूरत है। तो मुझे बताएं कहाँ जाना पड़ेगा इसको खाने के लिए? अपनी फैमिली के साथ खाने के लिए हमारे पास बिस्ट्रो बाय बेक कैरी कैफे है हमारा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे। अच्छा, जहाँ मेरा चैनल है वहीं पर गया, हमें पता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे ही होता है कि पता नहीं चलता। तो फिर हम लोग क्या नाम है? बिस्ट्रो बाय बेक कैरी। अच्छा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिर नाज़रीन आप लोगों ने जाना है और एंजॉय करना है और इस तरह अपने बच्चों को जो है कभी कभी ले जाएं, मजा आता है। लेकिन नहीं है तो घर में भी बना सकते हैं और घर में बनाने के लिए शेफ शुजा जो है अभी हमें बताएंगे इसको बनाते कैसे, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बताएंगे। जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो है चिकन के फिले लेना है। ओके, ठीक है। चिकन फिले को लेके हमने एक बटर मिल्क बनाना है। ओके, ठीक है। बटर मिल्क की हमने इसमें मैरिनेशन करनी है। अच्छा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? ये क्या है? देखिए ये ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर जी। हाँ, बस ये सिर्फ हमने मैदे के अंदर डालना है। अच्छा, बाकी इसकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने सिर्फ ऑरिगेनो डालना है, गार्लिक पाउडर डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, सॉल्ट डालना है, बस दैट्स इट। और बटर मिल्क है, ये बटर मिल्क है जी। इसको बटर मिल्क बना के इसको थोड़ी देर रखना है, फिर उसके बाद इसमें आप चिकन फिले डालेंगी और सारे मसाले इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर इसको हमने इन्होंने पहले से क्यों मैग्नेट किया हुआ ताकि ये ना एक अच्छे से इसके अंदर जम हो जाए और टेस्ट अच्छा जी। इसको असल में एक ओवरनाइट इसको रखना पड़ता है, ओवरनाइट रखना ताकि ये अच्छी तरह ये जूसी हो जाए। जो आप बर्गर खाते हैं ना, जो जूसी आपको बर्गर जो फ्लेवर आता है वो आपको इसी वजह से आएगा। असल में ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स लाइव है तो हमें ड्यूरेशन को हम लोग जरा सा सेव करते हुए हमने इसको पहले से ही, आप नाज़रीन लुक एट दिस, इसका जो टेक्सचर देख लें ये इस तरह है। और चलिए जी हम लोग आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है। अब ये हमने मैदा लिया, ये बटर मिल्क में हमने सारे मसाले इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए। आ जाओ थोड़ी देर के लिए आप जरा नाज़रीन, अच्छा आपको सही तरह हमने ये बटर मिल्क में इसमें चिकन फिले डाल के इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। अच्छा, नेक्स्ट डे जब आप इसको जब भी बनाएंगे तो उसके सिर्फ आपने एक काम करना है, ये आपने चिकन निकालना है, उसके बाद आपने मैदा लेना है, मैदे के साथ एक ठंडा पानी लेना है। ठीक है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो मैदे में। ओके, ठीक है, ठीक है। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट कौन कितना लेता है, क्या लेता है। आप 1 टीस्पून, क्योंकि हाँ एज पर टेस्ट होना चाहिए। हाँ, 1 टीस्पून जो है हम सॉल्ट लेंगे। ठीक है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मैदे को। ओके, शेफ अली शुजा हमारे साथ मौजूद है और 7 ईयर इनका एक्सपीरियंस है। और जी इस वक्त जो है हमने सबसे पहले इसको चिकन ली, क्रिस्पी चिकन। ठीक है। हमने इसको मैदे में डाला, ठीक है। अच्छी तरह इसको जो है कवर करेंगे। ओके, 1 टाइम, सिंगल टाइम हम इसको कवर करेंगे। यस, जबरदस्त। ओके, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमें जो है डस्ट करना होगा। डस्ट करने के बाद ठंडे पानी में इसको डाल दें। ओके, फ्यू सेकंड के लिए आप ठंडे पानी में इसको रहने दें। फिर इसको आप ठंडे पानी से निकाल के फिर दोबारा इसकी कोटिंग करनी होगी। ठीक है, ठीक है।
ये बड़ा जरा सा एहतियात के साथ, लेकिन अच्छा हो जाएगा आपका जो क्रिस्पी बनने की रीजन क्रिस्पी भी का, यही हाँ होगी। क्रिस्पी का रीजन यही अच्छा, है। इसको बिल्कुल इसी तरह जैसे बर्गर बनते हैं ना, कि वो जो हम क्या बोलते हैं ब्रोस्ट वगैरह जो क्रंची, जी क्रंची क्रिस्पी जो होती है, ये जो प्रोसीजर है वो सेम ऐसा ही है। जी ओके ओके, अच्छा जी, अब हम इसको अब सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है। ओके, इसको हमने ड्राई कर लेना है, इसलिए क्योंकि अगर आपके गीले हाथ होंगे तो जो ये आपके काफी हीट अप हो जी गया। बस ये मैं इसको इसे थोड़ा बिल्कुल हम- नॉर्मल इसमें रखना है। ठीक है। अगर आपको इसको देखना है कि हाँ आपने भाई ये देखा ना, तो जरा सा इसको डाल के मैं देखिए। समझी आपने कहा जरा सा उंगली अरे जैसा, अच्छा जो इस वक्त हमारे आप उंगली नीचे- डलवाने में लगी हुई है मेरी कि मैं उंगली डाल लूं। इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं, घी को चेक करने के लिए, ऑयल को चेक करने के लिए। ये हमने कर लिया। मॉर्निंग शो है ना, फिर हंसी मजाक तो थोड़ी सही बात है, बंदा फ्रेश भी रहता है। हाँ, मतलब ऐसे ड्राइव, अब मैं तो बेचारा वो अनकंफर्टेबल पहली बार आया, वो पहली बार होस्ट तो इतनी स्ट्रिक्ट है, तो कैसे बात करेंगे हम इससे। चले हमने इसको जो है फाइनल कोट करके इसको डस्ट करके फिर हमने इसको इस कढ़ाई में डाल देना। ओके, वाओ, इतनी देर में अपना काम करता रहेगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, बहुत ये खुदा के लिए तेज फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं। मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त, वरना वो जो बंदा खौफ होता है ना, उससे अंदर से वो चीज गलती भी नहीं है। असल में क्या होता है कि जब तेज फ्लेम होता है ना तो वो ऊपर से पूरा जो है पक जाता है, अंदर से कच्चा रहता रह है। जाता तो है। उसके लिए आप इसको मीडियम फ्लेम में रखें, लो फ्लेम में, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह अब हम नेक्स्ट पक कर जाए। लेते हैं हनी? जी जरूर। जब तक हम लोग इसको दूसरे को भी कर लेते हैं कि जरा फिर हम आपको बता दें। वैसे तो हमने सब चीजें रेडी रखी हुई हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप घर में जब ट्राई करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सके। सबसे पहले हमने इसकी कोटिंग करनी है और मैदे से, और उसके बाद अच्छा हाथों को जरा सा कर लीजिएगा, और फिर हमने ठंडे चिल पानी में डालना है। मैंने सीख लिया, देखें अली साहब, जबरदस्त है ना, जबरदस्त। और इसके बाद दोबारा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ लोग क्रम्स लाने के लिए ना, मैंने देखा इसको यूं करके कुछ करते नहीं, हैं। वो नहीं करना चाहिए। नॉर्मल आप इसको जो है इसको क्रम करें, क्योंकि वो करने से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कोटिंग हो जाती है और फिर कोट रहता है, फिर आपको लगता है कि आप चिकन नहीं खा रहे, सिर्फ क्रिस्पी खा रहे हैं। हाँ। आटे का सही कहा, वो ऐसा आता है भाई का। ओके, और हमने एक बार फिर इसको जी, ये देखें हमने इसको इसमें डाल दिया। बस इसको आप इस साइड आ जाए, हम इसको क्लियर कर दें, हम इसको यहाँ से उठा दें। यस, आप इसको वहां से मूव कीजिएगा। यस, और हम इसको क्लीन कर देते हैं, और इनकी जो ये भी मूव कर, जब तक ये बन रहा है। अली बताएं इस फील्ड में आने के रीजन, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन यहाँ पर देख रहे हैं, और आप भी मॉर्निंग शो सबीज किचन को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं और जितनी स्किल्स वुमेन्स हैं जो शेफ होममेड काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, बिल्कुल जैसे अली शुजा एज अ गेस्ट आए, आप भी हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकती हैं। नंबर 031582480704। ये शो उन सब के लिए, बीइंग अ पाकिस्तान एंड प्रमोट पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान में आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो पाकिस्तानी होने का जो रीजन बनेगा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने साल आपको लगे यहाँ पर? मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में रहते हुए। ओके, मैंने जो है डिप्लोमा किया था जी, और फिर बेसिकली आई एम ए सिंगल फादर ऑफ 2 बॉयज। तो मुझे इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा जो शौक चढ़ा वो मेरे बच्चों के थ्रू चढ़ा जी। तो वो जो है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि बाबा ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। तो उसी से मैंने जब उनके लिए बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद जो है करते करते मैंने डिप्लोमा भी कर लिया। डिप्लोमा के बाद फिर मैंने डिफरेंट कैफेज में काम किए, डिफरेंट रेस्टोरेंट में काम किए। अभी मैं करंटली बेक कैरी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर होता हूँ। हिंदी मुस्लिम में आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वैरायटी। आपने कहीं जाने छोटी सी ब्रेक ले ले जी जरूर जी, ना आप लोगों ने कहीं जाने जानेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड अली के साथ। वेलकम अगेन, और हमारे साथ है शेफ अली शुजा, और ये जो है हमने क्रिस्पी बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर,
क्रिस्पी चिकन बर्गर की एक रेसिपी शेयर की थी, बहुत सिंपल है। एक बार मैं चाहती हूँ अली उसको रिपीट कर दी, जिन्होंने अभी भी टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी जिन्होंने ऑन किया है वो देख सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है हमने जो है इसमें चिकन के फिले लीजिएगा, उसमें फिर हम बटर मिल्क बनाइएगा, उसको 300 ml तकरीबन आप बटर मिल्क बनाइएगा। ओके, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑरिगेनो। ओके, और फिर उसको आप कोटिंग करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। ओके, ठीक है। फिर जब आप इसको बनाने लगे तो फिर हम जो है एक तकरीबन 100 ग्राम आप मैदा ले लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, एज पर टेस्ट सॉल्ट, और आप ले लीजिएगा 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और उसको फिर आप कोटिंग करके उसको फ्राई कर लें इस तरह, तो फिर वो होता रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं, और नहीं है तो फिर इनके रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। ये बताइएगा कि ऑफकोर्स 7 साल आपको अपने इसमें इस फील्ड में हुए, सबसे ज्यादा किसने अली आपको सपोर्ट किया था? मेरे बच्चों ने। Really? यानी कि आपने शादी के बाद ये काम किया था? मैंने शादी के बाद से ये काम किया। यानी कि खाने का टेस्ट तो ये शौक होता है ना कि यार घर में कभी अम्मी के साथ बनाते थे, कभी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम पे बस सिर्फ अम्मी की हेल्प आउट वगैरह करा देता था, लेकिन ऐसा इतना नहीं था कि मैं इतना इस फील्ड में नहीं था। लेकिन ये समझे कि शादी के बाद से मुझे बच्चों ने बहुत मोटिवेट किया कि बाबा बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। तो मतलब मुझे बच्चों के मेरे काफी दोस्त भी बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट अ वेरी गुड फादर एंड यू ब्रिंग सो मच यम्मी यम्मी फूड इन द स्कूल। जबरदस्त। और ये बहुत खुशाइन बात है कि बच्चे जो है ना अपने बाबा को इस लेवल तक, वरना वो कुछ और जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि यार तुम्हारे अब्बू के खाने पकाते हैं, बावर्ची हैं, जैसे पहले लोग सैलून के, हम लोग वो जो ब्यूटिशियन हम कहते हैं ना ब्यूटी एक्सपर्ट, नाई के पास जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट शुक्र है चेंज हो गया। अब टैलेंट को एक वैल्यूज दी जाती है, ऐसा ही कि नहीं? और आप सिर्फ माशाल्लाह भी रेस्टोरेंट को भी आप लीड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह भी यहाँ पर भी मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं वो जो आपकी जर्नी से शेयर कर रहे हैं और इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढें और अच्छा प्रेजेंट करें, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं लोग आगे, जरूर आ सकते हैं। अच्छा, साथ में ये होता है एक तो रिस्पेक्ट भी होती है जी, और आप अपने घर को सपोर्ट भी करते हैं। जी जरूर, ऐसा ही ऐसे ही होता है, दोनों साथ चल रहे हैं। जी दोनों साथ चलते हैं, बेहतरीन काम है। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते फिर भी अपने कुछ अपनी फैमिली को या किसी को कुछ कहना चाहे तो श्योर। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ रायला आलम ने थोड़ा सा सपोर्ट किया मुझे, कि मुझे उन्होंने कहा कि यू शुड गो अहेड एंड मोटिवेट योरसेल्फ। तो बाकी मेरे जो ऑनर्स हैं जो बेक कैरी में होते हैं वो मुझे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मुझे लेके साथ चलते हैं। तो हमारा सिंधी मुस्लिम पे बेक कैरी के नाम से कैफे है, जरूर आए, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है और ब्रंच भी है। यू शुड एंजॉय योर मील ओवर देयर। थैंक यू सो मच। इनवाइट ऐसे करें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए वो सब मेरे लिए। चलें जी, खुश रहें, आबाद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, ये जो अभी ये माशाल्लाह प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले से रेडी किए, ये कलर्स भी बड़े प्यारे जो है ऐसे खूबसूरत लगे, क्योंकि बर्गर का मेक की कॉन्सेप्ट होता है वो हल्के से येलोश होते हैं, लेकिन ये बड़े प्यारे कलर्स है। कलर इन्होंने छुपा दिए। नेक्स्ट इनसे पूछेंगे कि कलर्स का क्या कहानी है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है। और आपके लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं अपने मॉर्निंग शो में, और हमारा कंटेंट और कॉन्सेप्ट होता है आपको अवेयर करना। आम आवाम जिसको बहुत सारी बात नहीं मालूम होती, हम अपने मॉर्निंग शो के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अवेयर करते हैं। आपने देखा होगा चलते फिरते ऐसा होता है कि आपसे गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं, और इस टॉपिक पर मेरे ख्याल में किसी भी चैनल पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती। क्यों? आई डोंट नो, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें वो डोमेन मालूम होना चाहिए कि हम किस डोमेन में जाके अपनी कंप्लेन लिखवाएं। हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम पुलिस में जाके बताएं, और कुछ लोग ऑफ कोर्स हमारी ये नहीं कहूँगे हमारी पुलिस बुरी है या कैसा नहीं, लोग खौफ होते हैं यार उतना ख्वारी होगी, ये होगा वो होगा, पहले से ही अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे होता है कि हमारे गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे खड़ी होती है और बहुत प्यारे तरीके से लोग उसको चोरी कर लेते हैं।
और कभी कभी हमें रोक कर हमें गन पॉइंट पर हमसे हमारी बाइक, हमारी गाड़ी छीन ली जाती है। कौन सा ऐसा डोर है, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो हम कानूनी तौर पे खटखटा सकते हैं? और हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इदारा है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लीड कर रहा है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कितने ऐसे लोग होंगे, अगर हमें 100 की एक क्वांटिटी या वो करूं, एवरेज बात करूं, तो ऐसे लगेगा 30% को पता होगा कि CPLC कौन सा इदारा है। यार मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, शायद मेरी इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मैं एक आम किसी पर्सन के पास जाऊँ, एक रेडी वाले के पास जिसके पास एक बाइक भी होगी, या एक सादे से बंदे के पास जाऊँगा, CPLC क्या है, वो कहेगा चलो बीबी जाओ, मुझको क्या पता। आई डोंट नो क्यों नहीं मालूम। उस बेचारे की चीज भी उसी के पास, जो एक सादा सा पर्सन है, वो भी हमारी तरह जो अवेयर है, उसके पास भी गाड़ी, उसके पास भी कुछ ना कुछ है, लेकिन उसकी चीज अगर चोरी हो जाती है, उसको मालूम ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, और वो घबरा रहा है, उसको नहीं मालूम मेरी आसानी से मेरा डोमेन ये, मैं बहुत कन्वीनियंट है, मैं ये आसानी से मेरा मोबाइल स्नैच हो रहा है। स्नैचिंग बहुत कराची में बढ़ गई है, तो हमें तो ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। हमें तो बार बार हमारे ऐड चलने चाहिए, जिस तरह पोलियो के कतरे के चलते, तो बार बार नोट करें कि अगर अल्लाह ना करे आपकी ये चीज चोरी हो जाए, फौरन इस इदारे में कॉल कीजिए। तो किसी को पता ही कुछ नहीं है। आज इस टॉपिक पर डिस्कस होगी। ऑफ कोर्स एक मेन पर्सन यहाँ पर मैं स्पेशली उनको मैंने रिक्वेस्ट करके इनवाइट किया है और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है। इट्स ऑनर टू मी, ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी, और आज वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी है। और एक तो सबसे पहले जब मैंने उनसे सिर्फ फोन पे बात की थी, उनका जो अंदाजे बयां था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि वाकई में वो इस इदारे से बिलोंग करते। मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं इस शख्स से किसी डोमेन के थ्रू बात कर रही हूँ और ये मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। नो वे, इतने अच्छा खूबसूरत लहजा, बहुत प्यारा अंदाज, और बिल्कुल वो कहते हैं कुछ ट्रेनिंग लेके आगे आए हूँ और मुझे समझा रहे थे कि यूँ बात होनी चाहिए, यूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल किया कि मैं उसको अपने प्रोग्राम का, उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐसे पर्सन, CPLC के ख़ास जो एक होते हैं ना, मैं कहूँगी एक ख़ास डेजिग्नेशन रिप्रेजेंट करते हैं और सबको लीड करते हैं। तो मैं ये कहूँगी हेड ऑफ टास्क फोर्स CPLC मिस्टर आमिर हसन खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आई एम गुड। आप कैसे? इट्स ऑनर टू मी, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं इंट्रो में मैंने कहा कि हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसे उनकी कीमती चीज़ें, मोबाइल, गाड़ी, बाइक जो उनसे छिन जाती है तो वो ज़्यादा घबराते हैं कि मैं इतनी बार किसी जगह जाऊँ, वो मिले ना मिले। तो हम पहले से गुमा क्यों कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी? तो इसको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, लोग थोड़ा सा एक थाना कल्चर से, मैं जो समझता हूँ, थोड़ा सा डरते हैं जी जी कि हम जाएंगे तो पुलिस से अनलोग की क्या बिहेवियर होगा, क्या चीज़ सामने आएगी, किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या चीज़ मांग लेंगे, हम पहुँचा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे इफ एंड बट्स वो वैसे ही एक परसीव कर लेते हैं। वो परसेप्शन उनको वहाँ तक लेके नहीं जाता, वहाँ पे रोक देता है उनको। ठीक है। CPLC का अगर आप बेसिक मकसद पे आए CPLC का और उसके नाम पे जाएं, तो उसका नाम एक अपने तौर पे खुद बयान करता है कि मैं क्या हूँ, सिटीजन पुलिस लिजाउन कमेटी। ओके। देखिए, सिटीजन को, एक आवाम को और पुलिस का एक लाइजनिंग कराती है। यही वो चीज़ कि अगर तो एक इंसान घबरा रहा है पुलिस का इंटरेक्ट करते हुए या डर रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो CPLC में आए और CPLC उसकी इंटरेक्शन करेगी, उसके मसले को सुनेगी और उसके मसले को हल करेगी। ठीक है। अब नॉर्मली लोग CPLC को व्हीकल्स और मोबाइल्स के हवाले से जानते हैं। CPLC के कॉल सेंटर 1102 के अंदर 4 से 5 हज़ार कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस, इसमें कोई इंक्वायरी कॉल्स भी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कॉल्स भी होती हैं, तो वो रोज़ आती हैं। सवाल ये है कि जब आपकी बाइक छीने तो आपने सबसे पहले 15 को इन्फॉर्म करना है। ओके, ठीक है। पुलिस वो इदारा है, लॉ इन्फोर्समेंट ही वो इदारे हैं जिन्होंने आपकी अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए या छिन जाएगी तो उन्होंने ही ढूंढना है। ठीक है। ठीक है। 15 पे आप कॉल कर देंगे, आपने थाने भी जाना है और वहाँ पे आपने अपनी FIR भी दर्ज करानी है। ओके। देखिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर हो गया ना। ठीक है।
देखिए, जब तक आप थाने को इन्फॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आप क्या यकीन करते हैं कि आपकी बाइक किसने ढूंढनी है? किसी डॉक्टर ने या किसी इंजीनियर ने बाइक आपकी ढूंढनी नहीं है। ठीक है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उन्होंने बाइक ढूंढनी है। ठीक है। अच्छा, बाइक्स मिलती भी हैं। अच्छा, बाइक्स मिलती हैं। ठीक है। और जब मिल जाती हैं तो अक्सर बेशतर ये चीज़ मेरे सामने आई है कि वो कंप्लेन भी नहीं होती। जब आपने कंप्लेन ही नहीं कराई हुई तो फिर हम वो बाइक आपको कैसे आपको प्रोवाइड करें? हम आपको कैसे दें? बिल्कुल सही। वो जो मैं अभी कह रही थी ना कि मैं उस जगह गई और इतनी सारी गाड़ियां खड़ी थी और रीजन ये था कि आपने कोई लेटर पुट अप नहीं करवाया, कोई कंप्लेन पुट अप नहीं करवाई, तो वो कैसे जो मिली है उसको कैसे, क्योंकि इनका एक बड़ा अच्छा एक डोमेन यूं है कि ये सब एक दूसरे से लिंक में होते हैं। Exactly. और जैसे कोई चीज मिलती है वो सबको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके कंप्यूटर्स में जाता है कि ये चीज मिल गई है, कि आया कि आपके पास किसी की कंप्लेन है। अब जब कोई इंडिकेशन ही नहीं होगा, इंडिकेट नहीं किया जाएगा, तो हाउ इज पॉसिबल कि वो आपको प्रोवाइड की जाए? वो बड़े सड़ जाती है। देखिए, एक तो आपकी इमलाक मिल गई और वो खराब हो गई, एक तो ये नुकसान हुआ आपका। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा नुकसान सभी इसमें होता है लोगों का, कि अगर तो वो किसी भी गलत इस्तेमाल में आ गई, उससे कोई डकैती हो सके तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक क्रिमिनल उसको किसी भी गलत इस्तेमाल में ले सकता है। मैं उन्हें इस्तेमाल पे नहीं जा रहा, बट वो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। उस वक्त आपकी अपनी जाती स्टैंडिंग क्या है? That's good, सर। बहुत प्यारी बात की कि वो अगर ये सोच के आप कंप्लेन कर दें, जरूरी नहीं कि वो मिले ना मिले, लेकिन ये सोचें कि अल्लाह ना करे कि बाइक कहीं किसी एक्सीडेंटल केस में इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं चोरी में इस्तेमाल ना हो जाए, या कहीं डकैती में ना, तो आपका बैकअप जो है ना सेफ साइड की तरफ आ जाएगा। यस, ओवर टू यू। मतलब बात ये है कि आप देखिए डकैती में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। बम धमाके में, बम धमाका मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर बात है कि सबसे बड़ी ओपनली बात करें सर, मतलब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मतलब वो देखिए, एक क्रिमिनल को तो कोई चीज चाहिए ना। वो गाड़ी चोरी करेगा तो इसीलिए करेगा ना, या तो वो बेचेगा या कुछ करेगा या किसी क्राइम में बिल्कुल करेगा। तो अगर आपने टाइमली सीपीएलसी को, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो नाउ यू आर सेफ। अब देखिए, सीपीएलसी को या पुलिस को इन्फॉर्म करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक छोटा सा प्रोसीजर है जी। आपने कॉल किया 15 को, यानी कि आपकी इंटीमेशन कॉल जा चुकी है, वो कॉल रिकॉर्डेड हो चुकी है कि आपने अपनी ABC 123 का इन्फॉर्म कर दिया कि ये चोरी हो चुकी है इस पॉइंट पे इतने बजे। अब इसके बाद आप सेफ हैं, ठीक है? बिल्कुल। देन आपने 1102 पे सीपीएलसी का जो हेल्पलाइन नंबर है 1102 सीपीएलसी रिप्रेजेंट करता है। आप कभी भी अपनी कंप्लेन करवाना चाहें तो फौरन यस बिल्कुल करा देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको जब आप कॉल करेंगे सीपीएलसी, तो सीपीएलसी आपसे तमाम तो डिटेल्स लेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना देगा। अच्छा। देन आपको वो कहेगा कि आप थाने जाएं, ठीक है? थाने में जाके अपना FIR या NC जो भी वो थाना वो काट के देता है वो जरूर कटवाएं। ओके, ठीक है? और जब वो कटवा लेंगे तो उसके बाद जो पुलिस का अपना एक नेटवर्किंग है, ठीक है, वायरलेस के थ्रू, उस पे वो वायरलेस चलता रहता है। ठीक है, ठीक है? जब वो वायरलेस चलेगा तो बाइक आपकी कहीं भी खड़ी हुई, क्योंकि वायरलेस एक कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो वो पुलिस पूरे शहर में फिर रही है, ठीक है, और सुन भी रही होती है कि जी वायरलेस पे चैनल 3 पे ये मैसेज चल रहा है कि ये वाली बाइक यहाँ खड़ी हुई है, ये वाली बाइक चोरी हुई है। जी, जी। तो जो भी चोरी हुई होती है वो उसी वक्त मूव कर रहा होता है, कहीं ले जा रहा होगा, कहीं ठिकाने लगा रहा होगा, या किसी क्राइम में इस्तेमाल कर रहा रोड पर होगा, तो उसी वक्त वो बाइक पकड़ी जा सकती है, आप किसी चीज से बच सकते हैं। सेकेंडली, जब यही इंफॉर्मेशन सीपीएलसी को पुलिस के थ्रू मिलती है, ठीक है, तो सीपीएलसी फौरी तौर पे उस बाइक को एक्साइज के अंदर ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ठीक, यानी कि आपकी फाइल सेफ कस्टडी कर दी जाती है। ठीक है। इस तरह से कोई भी आदमी उस बाइक को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओह, जबरदस्त, गुड प्रोसीजर यार। बहुत, यानी कि बहुत जबरदस्त काम है कि आप लोग बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए, ये इदारा आपका है, अवाम का इदारा है, अवाम के लिए बनाया गया है। बिल्कुल बेहतरीन। और जितने भी अगर आप एक्शन देखें सीपीएलसी के, हमने बाइक चोरी पे एक्टिविटी करनी है, तो वो तमाम तर एक्टिविटी लीड करेंगी टुवर्ड्स योर सेफ्टी। ओके। एक अवाम की सेफ्टी कैसे हो सकती है? सबसे मेन चीज़ है कि अभी एक धमाका हुआ, जो भी वाकया जी हुआ,
उसमें एक गाड़ी मिली, ठीक है, और उसके बाद जो गाड़ी वाला था उसको अप्रोच किया गया, उसने कहा मैं गाड़ी बेच चुका हूँ। सवाल किया गया भाई तुमने अगर गाड़ी बेच दी थी तो ट्रांसफर क्यों नहीं करवाई? देखिए वो आदमी परेशानी का हिस्सा तो बना, वो जज का हिस्सा तो बना, ठीक है। इस परेशानी से ये ना हो कि कल आप उस परेशान आदमी के आप खड़े में हो। अपनी गाड़ी जब भी बेचें, किसी को बेचें तो डील क्लोज होने से पहले गाड़ी को ट्रांसफर करवाएं। ओके, गाड़ी को हमें ट्रांसफर जरूर करवाना है। देखिए आप खरीद रहे हैं ना, देखिए जब मकान बेचते हैं, मकान आप किसी को बेच रहे हैं, तो वो जब आप डील क्लोज हो रही होती है, पेमेंट आप लोग कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त वो मकान ट्रांसफर होता है ना पहले। बिल्कुल ऐसे ही, पेमेंट से पहले, डील क्लोज से पहले मकान ट्रांसफर होता है उस आदमी के नाम पर जिसको आपने बेचा है, और देन आप पूरी पेमेंट देते हैं। सेम इन द केस आप गाड़ी के लिए यही चीज करें तो आपके लिए फायदा है। दैट्स गुड। यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊं आपको सभी, ये भी सेफ्टी के लिए लोगों की, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ियां चीजें बेच चुके हैं और अब वो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार सामने वाले ने तो ट्रांसफर करवाई नहीं है। अच्छा, एक्साइज में इस वक्त अभी तक ऐसी कोई चीज डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी ट्रांसफर जिसने खरीदी वो ट्रांसफर करा लिया हमारे नाम, अपने नाम पे, मगर ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जो पहले बेच चुके हैं, जो सेलर है जिसने बेची है, वो ये इंटीमेशन दे सके कि भाई मैं गाड़ी बेच चुका हूँ, ओके, अब मेरा कोई किरदार नहीं है, ठीक है, मेरे नाम पे चल रही है, पर मेरा कोई किरदार नहीं है। ओके, ये इंटीमेशन एक्साइज अपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहा, अभी तक नहीं बना मैं रहा। समझ गई। सीपीएलसी ने इसी चीज को सामने रखते हुए सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड, अगर आप देखें सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड की कैटेगरी को अनाउंस किया कुछ अर्से पहले, कोई 2 साल पहले इस कैटेगरी अनाउंस किया गया, ताकि वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी हैं, ओके, और सामने वालों ने ट्रांसफर नहीं कराई हैं, वो तमाम कवाइफ सीपीएलसी में जमा करा दें। सही, एक एफिडेविट के साथ आप जब जमा करा देंगे सीपीएलसी के अंदर, तो एट लीस्ट देखिए जब भी कोई वाकया होता है तो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट, क्योंकि सीपीएलसी डेटाबेस मेंटेन कर रही है क्राइम का, पूछा जाता है सीपीएलसी से कि क्या हुआ जी, इस ये गाड़ी किसकी थी, किसकी थी, ठीक है। तो उस वक्त अगर हमें पता होगा कि ये गाड़ी आरिफ साहब उस्मान साहब को बेच चुके हैं, ओके, तो एटलीस्ट आरिफ साहब से ये तो पूछा जाएगा कि उस्मान साहब का बता दें, हाँ, पर आरिफ साहब को धरा नहीं जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएलसी को रिप्रेजेंट करते हुए हेड ऑफ टास्क फोर्स मिस्टर आमिर हसन साहब। आप लोग आमिर हसन खान साहब, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। इनकी बड़ी प्यारी बात है कि सीपीएलसी इदारा है आम आवाम का, सब आवाम का, पाकिस्तानियों का, लेकिन विदाउट आपकी कॉपरेशन के, जब तक आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो आपको सही तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड आमिर हसन खान साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है और गुफ्तगू हो रही है सीपीएलसी के पाकिस्तानी बिगेस्ट इदारे पर। और आई फील वेरी प्राउड क्योंकि ये इदारा बहुत खूबसूरत अंदाज से जो काम कर रहे हैं। तो हम बात करें, अब क्वेश्चन जो मैं करना चाहूँगी, एक बार फिर मैं एक बार सर को वेलकम पहले करती हूँ, आमिर साहब को जो रिप्रेजेंट करें सीपीएलसी के खूबसूरत से इदारे को और जो लीड ये कर रहे हैं स्पेशली सीपीएलसी हेड ऑफ टास्क फोर्स को। तो मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि क्योंकि हमने जो क्वेश्चन जितने भी किए थे, क्या आया कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं सीपीएलसी के इदारे को अगर हमारी कोई मोबाइल चोरी हो गया, गाड़ियाँ चोरी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्नैचिंग में आ जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट तो है भी, कुछ पर्सन की भी है कि एक इंसान भी गुम जाता है, तो उसके बारे में भी मैं बड़ी हैरान हूँ कि वो भी है। लेकिन पहले क्वेश्चन ये करूँगी, क्या है कि जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं या गुम जाती हैं वो जाती कहाँ पर हैं? ओवर टू यू, वेलकम अगेन सर, मैं आपको करती हूँ। ये जो गाड़ियाँ हमारे से छिन जाती हैं उसके बाद उनका होता क्या है? देखिए बहुत सारी फीचर्स हैं इसके, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अगर आप 4 व्हील की बात करेंगे तो 4 व्हील का डिफरेंट डिस्पोजल है। आप 2 व्हील थेफ्ट की बात करेंगे तो 2 व्हील थेफ्ट का डिफरेंट डिस्पोजल है। 2 व्हील स्नैच की बात करेंगे, हम कैटेगरी वाइज को करेंगे। अरे कि यहाँ पे हम अक्सर पुलिस को बड़ा बुरा बोल देते हैं कि ये पुलिस बड़ी बुरी है, ओके, ठीक है, मगर एक हमें चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, 2 व्हील थेफ्ट या 2 व्हील या 4 व्हील थेफ्ट, ये एक डिफरेंट क्राइम कैटेगरीज हैं। जहाँ पे स्नैच हो रही है, यानी कि
एक जोर बाजू पे गन के जोर के ऊपर आता है और आपको लाइफ थ्रेट होता है, यानी कि वो प्लान्ड आता है। जब भी प्लान ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो वहां पे पुलिस काम करेगी। अगर आप उनके ग्राफ्स को देखें तो 13, 14, 15 गाड़ियां इस शहर से चिनती हैं। ठीक है, ये फिगर ज्यादा था। बट ऑर्गेनाइज क्राइम पे पुलिस काम करती है, इसका डिस्पोजल जहां भी होता है वहां से गाड़ियां पकड़ी भी जाती हैं पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, जो एंटी व्हीकल क्राइम सेल है, ये एक स्पेशलाइज CIA का यूनिट है जो कि इस पे काम करता है, और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां गाड़ियों का डिसबर्स होती हैं वहां से ये गाड़ियां पकड़ कर यहाँ पे लाके हैंड ओवर भी करते हैं। इसी तरह से 2 व्हील स्नैच के अंदर अगर आप देखें तो 300 के करीब 300 साढ़े 300 का फिगर आता है इस महीने का, पूरे महीने का। उसमें भी रिकवरी बहुत अच्छी है। जो उसके स्नैचर्स हैं या फिर जो उसके बायर्स हैं या जो भी उसके ट्रांसफ़र करने में लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको पकड़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर गाड़ियाँ भी वापस होती हैं। सवाल आ गया कि आपने बहुत सारी गाड़ियां, मुझे बताया आपने AVLC में देखी, जी मैंने विजिट किया तो देखी थी। हाँ। देखिए ये तमाम के तमाम अगर आप इन गाड़ियों को देखें तो ये हम इसको 550 की गाड़ियां कहते हैं। 550 यानी कि लावारिस गाड़ी। अच्छा, अंडर सेक्शन 550 और इतनी सारी, और वो जब तो ओपनली ग्राउंड में रखी हुई हैं और बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, तो वो मेरा दिल दुख रहा था, सड़ रही है, खराब हो रही है। इसमें एक आपके प्रोग्राम के हवाले से जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब CPLC या पुलिस आपको बुलाए जी कि भाई आप आए, अपनी बाइक आके ले जाएं। वो तो ओपन अच्छा, वो आते भी हैं तो देखते हैं और देख के चले जाते हैं कि हमें कोर्ट में बड़ा खर्चा होगा। नहीं, अच्छा, ये आपकी चीज है। हम क्या करेंगे उसका? आपकी चीज है, आपने कंप्लेन कराई भी है और आपकी चीज है, तो आए प्लीज अपनी चीज लें और चले जाएं। ठीक है। अक्सर वो बेशतर लोग कहते हैं कोर्ट में इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, इसमें इतना काम कराना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से गाड़ी को रिकवर किया जाता है। तो इसका फिर अगर देखें उनके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो ये मैंने भी सुना था कि भाई वो कोर्ट में इतना धक्के खाएंगे, पैसे लगेंगे, तो वो कहते हैं इतनी कॉस्ट में तो नहीं खरीद लें। तो आप इसका कुछ सोल्यूशन उसी प्रेमिसेस में रख देना कि यहाँ ही से जो भी है सिस्टम में, अगर आप कोई फी है, कोई फीस है, तो वो यहीं पे कर दें। सब लोग गवर्नमेंट है, कोई फीस गवर्नमेंट की कुछ नहीं होती। ठीक है, आप CPLC कॉल कर लें, 1102 पर कॉल कर लें। शरीफाबाद में CPLC का थाना मौजूद है, वहाँ पे उनके SSPs तो नहीं, SP और DSPs बैठे हुए हैं। वहीं पे CPLC का भी एक ऑफिस बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आके आप हेल्प मांग लें। अच्छा। तो उनको जो रिलीज ऑर्डर है वो ACLC के थ्रू ही करवा दिया जाएगा। चले जी, ये इन्होंने खुद ही सब्स्टिट्यूट भी दे दिया, खुद ही सोल्यूशन। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CPLC में एक प्रोजेक्ट है शनाख्त के नाम से। अब हम शनाख्त हमेशा सोचते हैं क्योंकि लाश की शनाख्त, हम ऐसा होता ना कि जरा शनाख्त कर लें, क्योंकि गाड़ी की शनाख्त में वर्ड जरा क्लिक नहीं कर रहा। ये क्या है? और बड़ी अच्छी बात है कि CPLC ने जो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया शनाख्त, और उसको बड़ा ही पजीराई मिली कि श्रीलंका में उससे एक रिवॉर्ड दिया गया। और सर से पूछते हैं कि सर ये क्या स्टोरी है, और ये मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगी जो मेरी नॉलेज है तो मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं इनके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। और आई फील वेरी प्राउड कि एक किसी और इंटरनेशनल लेवल के कंट्री ने पाकिस्तान को एक रिवॉर्ड दिया। तो सर प्लीज़ बताएं शनाख्त क्या है? थैंक यू सो मच। शनाख्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड। ओके, वही बात हो गई। 2015 अक्टूबर में हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और ये इत्तेफाक से मेरा ब्रेन चाइल्ड था। कि इस शहर में बहुत सारे लोग जो कि लावारिस मरते हैं और फिर उनकी शनाख्त नहीं हो पाती। अगर मैं उस वक़्त का काउंट आपको बताऊं, ईदी साहब मौजूद थे उस वक़्त। मेरी मुलाकात फैसल ईदी से हुई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। मैंने उनसे पूछा कि फैसल भाई आपने कितनी बॉडीज़ आज तक दफना दी हैं, मतलब जो कि आपने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो उन्होंने मुझे जो फिगर दी वो बहुत ज़्यादा मतलब यकीन ना आने वाली मेरे लिए उस वक़्त। कोई 70,000 से ज़्यादा लोगों का उन्होंने बताया कि मैं ये मौज गोट के कब्रिस्तान में दफना चुका हूँ। 70,000 लोग आपने दफना दिए, ये 70,000 खानदान अब अपने प्यारों को ढूंढ रहे होंगे और वो दफना चुके हैं। अब कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की, क्या देयर इज नो सिस्टम जिसके थ्रू हम उसको करें। देन मेरी मुलाकात उस वक्त जो चेयरमैन नादरा थे उनसे हुई, जो डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा थे।
उनसे मैंने बात करी और फिर हमने शनाख्त प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर ईदी, नादरा और CPLC ये तीनों उस प्रोजेक्ट के ओनर हैं, तीनों ओन करते हैं क्योंकि ईदी की जगह पे सारा काम होता है, CPLC टेक्निकल सपोर्ट देता है और डेटाबेस ऑब्वियसली सारा का सारा नादरा का है। ठीक 2015 अक्टूबर में हमने पहली बायोमेट्रिक भेजी नादरा को, उसके रिजल्ट्स हमें आए। तरीका ये होता है कि डेड बॉडीज़ के 10 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और इनको नादरा को भेजा जाता है और समटाइम 2 से 3 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं, समटाइम 24 घंटे लगते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। रिजल्ट्स जब हमें मिलते हैं उसमें पूरी फैमिली इंफॉर्मेशन हमें नादरा प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम उनके नंबर्स निकालते हैं और देन फैमिली को बहुत एक प्रॉपर तरीके के साथ इन्फॉर्म किया जाता है, उनको बुलाया जाता है यहाँ पे और बॉडी की शनाख्त करवाई जाती है और फिर उनको बॉडी हैंड ओवर की जाती है। सही। इसमें अगर आप देखें तो मतलब अभी बेला हादसा हुआ बलूचिस्तान में, जी बिल्कुल, तो अलग सूबा था, बलूचिस्तान था, मगर CPLC शनाख्त ने और सिंध पुलिस ने मिलके और मेडिको लीगल ने और कराची DNA लैब ने सबने मिलके, बहुत अच्छी मुल्क तो हमारा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक साथ हम सब एक साथ हैं और हमने सबने मिलके, बल्कि अभी डिजास्टर कितना बड़ा हुआ है जो सिंध में हुआ, कितने लोग परेशान हुए, लेकिन मैंने देखा कि सब जगह से, बल्कि बलूचिस्तान में भी आया, तो मेरे ख्याल में कराची से सब लोग डिफरेंट इन जगहों पर गए और उनके साथ खड़े हुए, कोई खाना लेके जा रहा है, कोई मेडिसिन लेके जा रहा है। देखिए ये तमाम चीज़ों में तो हम खाना पीना, बहुत से लोग हैं जो कि मदद कर देते हैं, बहुत से इदारे हैं जो कि खाने पीने की, शेल्टर्स की प्रोवाइड कर देते हैं, मगर डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन में अगर आप देखें तो कोई भी इदारा मौजूद नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। तो शनाख्त प्रोजेक्ट बना और अगर आप आज तक देखें तो हम पिछले 2015 अक्टूबर से लेकर आज तक कुछ 7,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ हमारे पास आ चुकी हैं और 5,000 के करीब डेड बॉडीज़ को हम उनके घरों में हैंड ओवर करवा चुके हैं आइडेंटिफाई करने के बाद। और यहाँ पे एक चीज, अच्छा ये किस किस उससे, जैसे ये डेड बॉडी ऑफ कोर्स उनकी फैमिली को नहीं पता, कोई एक्सीडेंटल है, कोई डूब गए, क्या है, इनके कैसे आपके पास आते हैं और उनकी फैमिलीज कैसे नहीं ढूंढ पाती, ये मैं इसमें जो मेजर चंक होता है वो कराची से बाहर के लोगों का होता है। अच्छा, ज्यादातर कराची में जो लोग अगर आप देखें तो बाहर के आए हुए हैं, जो मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, आउट ऑफ सिटी से कह सकते हैं, ओके, आउट ऑफ सिटी ज़्यादातर लोग आए हुए होते हैं कराची में, वो नौकरी ढूंढने के लिए आए होते हैं कराची। कराची एक मेगा सिटी है जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे लोग अपनी जॉब तलाश करने आते हैं और किसी एक्सीडेंट में, देखिए एक्सीडेंट में हो, बीमारी में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर उन लोगों की डेथ हो गई है जो कि यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, मजदूर तबका कह सकते हैं, ठीक है, मजदूर तबका भी हो सकता है और ऐसे लोग जो कराची से बाहर के हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो रह रहे हैं और उनका इंतकाल हो गया है, तो वो 2-3-4 दिन तक कांटेक्ट में नहीं आता, तो आदमी कहता है बिजी होगा या ऐसा कोई चीज होगा, तो फिर वो लावारिस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। 40% लोग कराची के होते हैं, ठीक है। जब फोन बंद हो जाता है यहाँ पे तो लोग अपने प्यारों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो आपने एक डायरेक्ट डोमेन मेंशन कर दिया, सबसे पहले कॉल टू, क्योंकि जैसे ही अगर कहीं पर भी होगा, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने शनाख्त के नाम से इस इदारे को रिप्रेजेंट किया है तो सारे हॉस्पिटल, सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट हो, जो भी है, वो सबसे पहले इस शनाख्त CPLC को फौरन कॉल करें, उनको इन्फॉर्म करें, ताकि जो लोग भी हो डायरेक्ट इनको ही अप्रोच करें, क्योंकि इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाए। देखिए अनकॉन्शियस आदमी है, इसलिए हमने अनकॉन्शियस पे काम करना शुरू किया। ईदी के अंदर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो अनकॉन्शियस हैं वो आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, जो कि अपना एड्रेस भूल जाते हैं। जो सबसे पहला केस मैंने किया वो एक आर्मी ऑफिसर के वालिद का था, वो गिलगित में पोस्टिंग थी उनकी, और वो गिलगित में एक पार्क में गए और वालिद साहब को बिठाया एक जगह पे, बच्चे को कहा कि अब्बा के पास बैठना, जब वापस आए तो अब्बा नहीं थे, बच्चा वहीं बैठा हुआ था। बच्चा छोटा था, उससे पूछते कि अब्बा कहाँ गए, अब्बा वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वो ढूंढते रहे और आखिर में उनके वालिद साहब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए ईदी में, देन वो कराची में आए। जब हमने उनकी बात कराई, उनको डिटेल्स सब निकालने के बाद बायोमेट्रिक से तमाम, हमने व्हाट्सएप कॉल मिलाई उनको और कहा कि आप बात करें। वो डिमेंशिया पेशेंट्स थे, उनको एड्रेस याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था, बट बेटे का शक्ल उनको डेफिनेटली, जब बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा, तो हमारी सारी मेहनत वहाँ पे वसूल हो गई अपने अल्लाह के आगे। बेशक
सारी मेहनत वसूल हो गई कि हमने कुछ कर दिया। तो जितने भी अनकॉन्शियस पेशेंट इस वक्त ईडी के अंदर हैं, तमाम का बायोमेट्रिक होता है। जो भी ऐसा आदमी जो रोड एक्सीडेंट के अंदर हॉस्पिटल्स में आता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मेडिको लीगल जो वहाँ बैठे हुए हैं वो CPLC को कॉल करते हैं, बता देते हैं। आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट ये है जो आपने अभी कर दी कि कहीं भी अगर आपको अनकॉन्शियस आदमी मिले और आप जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये अपने घर तक पहुँच जाए, तो ज़रूरी तौर पे CPLC को 1102 पर कॉल करें। एक बात बताऊं, मैं इतनी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ और अक्सर लोग गवर्नमेंट जब इदारे से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं 9 to 5 मेरी जॉब है, ख़त्म। लेकिन मैं इतनी देर से इनकी बात सुन रही हूँ, ये ऐसे लग रहा है मतलब अपने लबों से नहीं कुछ अल्फाज अदा करें, अपने दिल से अदा करें। और ये दिल की फीलिंग एक इंसानियत को रिप्रेजेंट करती है। यकीन करें आमिर साहब, रियली मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ कि हमें ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इनकी क्रिएशन देखें, शनाख्त इन्होंने क्रिएट की, फिर ये आसानियाँ, और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं कि ईदी से एक हमने एक आपस में कोलैबोरेशन की, काम किया, और आगे क्या क्या करना है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल है नाज़रीन। और ये सब एक इंसानियत, उसमें लसानियत से पाक आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए करें। लेकिन जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बहुत आपकी परेशानियों के हल निकाल रहे हैं कि हम आपके लिए ये आसानी कर दें या हम आपके लिए ये आसानी कर दें। और मैं कहती हूँ इनकी जॉब जो है ना, ये 9 to 5 नहीं है, 24 आवर्स है। खुदा ने खास्ता कहीं पर भी कोई डिजास्टर है, कुछ है, इनको ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर खुद तो खुद अपने नीचे बहुत सारे इनके जो डोमेन में या इनके जो एक फोर्स है वो उनके सब ये लीड करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है सर। डबल होती है, ऐसा ही है कि बिल्कुल ऐसी है। देखिए श्रीलंका में जो फोरेंसिक कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक रीजन की हुई, जो सवाल आपने किया कि उसका क्या कोई चीज़ रह गई थी, ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक ये एशिया पैसिफिक रीजन है और पाकिस्तान भी इसी रीजन का हिस्सा आता है। तो डेड मैनेजमेंट पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फॉरेंसिक के 7000 रिसर्च पेपर्स जमा हुए थे और इसी तरह CPLC ने अपना शनाख्त प्रोजेक्ट भी इसमें सबमिट किया था और वहाँ पे हमने उसको प्रेजेंट किया और कोई 32 से ज़्यादा कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और तमाम ममालिक में शनाख्त को एज ए पाकिस्तान प्रोजेक्ट उसको फर्स्ट रिवॉर्ड दिया गया। That's good sir, outstanding and I feel very proud. You are a pride of Pakistan. I salute you. मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। ये बड़े एजाज की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारी कंट्रीज, इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए एंड विन ऑफ पाकिस्तान एंड CPLC प्रोजेक्ट शनाख्त। That's good. देखिए वहाँ पे तो पाकिस्तान था। विन आपने किया है, फील मैं अच्छा कर रही हूँ। जब देखिए वहाँ पे जब पाकिस्तानी ए खान फ्रॉम पाकिस्तान, जब ये जो लफ्ज होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए सर, कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान के लिए। लेकिन लोग ए खान को शायद भूल जाएंगे, बट पाकिस्तान शनाख्त वो लोगों के दिमाग से नहीं निकलेगा। और सर ये रहती दुनिया तक कहते हैं ना, जैसे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये हमें ये जो पाकिस्तान दिया, तो वो नहीं है लेकिन वो है, वो नहीं है फिर भी है। ये होने का कहते हैं ना कि शख्सियत और शख्स बनना बड़ा फ़र्क है। तो शख्सियत बनने में ज़रा बंदा मेहनत करे ना, तो वो शख्सियत होती है वो जो सबके लिए फैसिलिटेशन या आसानियाँ पैदा करती है। तो इंसान के अंदर ये जो वक़ार है वो सारी दुनिया तक, कहते सारी रहती दुनिया तक याद रहेगा। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, हम दुनिया में हो ना हो लेकिन लोगों को ये फ़ायदा होता रहेगा। इसका जो हमें सदका जारिया मेरा रब देगा, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। ऐसा ही सर? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने जो ये खूबसूरत एक प्रोजेक्ट पेश किया और फिर पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में इसको एडमिट किया गया, बड़े मुल्क ममालिक में वो एडमिट भी बड़े मिजाज से करते कि आया कि ये कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। रिसर्च 7000 रिसर्च पेपर मैंने जब जो उसकी ज्यूरी थी, मैंने उनसे सवाल फील हुआ होगा सर? मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि मतलब ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब उन्होंने ए खान कहा तो मैं रिकॉग्नाइज मी कि मैं ये हूँ ए खान। अच्छा। जब उन्होंने शनाख्त कहा पाकिस्तान, देन मैं उठा, मैं कि नहीं,
हर आदमी मुझे देख रहा था कि वो पाकिस्तान मेरे खुदाया कि पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान से मैं ही था, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने हमें इसमें सपोर्ट किया था, हम उन्हीं के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हुए थे। तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है जब आप पाकिस्तान, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट तो नहीं कहूँगा, एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती है और एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है बहुत बड़ी कि आपने, ठीक है, ज़्यादातर लोग देखें इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, एक बड़ा एक नॉर्मल सी लाइन है हमारी, हम हर कोई बोल रहा होता है हो सकता है। सर आपने कहा बड़ा प्राउड फील होता है, तो मेरा एक जो तो मॉर्निंग शो तो डेली मैं करती हूँ 10 to 12, और मेरा एक शो और होता है एवरी वेडनेसडे 10:20 रात को 10 बजे और 10:20 पे प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे बहुत हम्बल कि आप मेरे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने, और इसमें आपने, मैं आज तो सिर्फ CPLC की बात हुई है, फिर हम CPLC के साथ आपने बचपन जर्नी कैसे जिंदगी का सफ़र किया और इस मकाम तक पहुंचे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आप इनवाइटेड है मेरे शो में, मैंने आपको लाइव इनवाइट कर दिया है। अच्छा जी, जाने का वक्त हो गया है। आई फील वेरी प्राउड कि आज मेरे साथ पाकिस्तान का प्राइड मौजूद है, और जाते जाते हम सर आमिर साहब से एक छोटा सा सर मैसेज आपने नाज़रीन को देना चाहें CPLC के थ्रू के लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब मेरा मैसेज यही है कि ये आपका इदारा है और आपकी गाड़ी छिनती है, आपने CPLC को इन्फॉर्म करना है, इसमें आप ही की सेफ्टी है। मोबाइल छिनता है, वो चीज़ कंप्लेन का हिस्सा बन जाएगी, और उसके बाद जब भी वो मोबाइल बिकने आएगा तो वो मोबाइल पकड़ा जाएगा और आपकी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको पुलिस से इंटरेक्शन में कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, CPLC के तमाम जोनल ऑफिस मौजूद हैं, कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, मीरपुर ख़ास में, कराची में तो 7 के करीब ऑफिस मौजूद हैं, गवर्नर हाउस में गेट नंबर 4 पे CPLC का मेन ऑफिस मौजूद है। आप यहाँ पे आके अपनी कंप्लेंट जमा करा सकते हैं। मिसिंग पर्सन का इशू है, कोई भी इशू है, कोई FIR आपने दर्ज कराई हुई जिसके अंदर पुलिस आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आपको लगता है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, शायद वो काम कर रहे होंगे, मगर आपकी सहूलत के लिए CPLC आपका प्रॉपर लाइजनिंग करवाएगा और आपके उस मसले को हल करवाएगा। और आखिरी रिक्वेस्ट ये कि 1102 ये नंबर आपने याद रखना है, और आपने किसी भी वाक़े को 1102 पे ज़रूर रिपोर्ट कराना है, क्योंकि देखें यही एक इदारा है जो कि डेटाबेस बनाता है, और डेटाबेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पुलिस इतनी ही इन्फॉर्म्ड होगी, लॉ इन्फोर्समेंट को इतना ही ज़्यादा पता होगा कि किस इलाके में क्या हो रहा है, ताकि उस इलाके को फिर कवर किया जाएगा, वहाँ पे पुलिस फोर्स बढ़ाई जाएगी, या जो भी एक्टिविटी करनी है लॉ इन्फोर्समेंट को, जब तक डेटाबेस मुकम्मल नहीं होगा या पूरा नहीं होगा या कंप्लीट नहीं होगा, उस वक्त तक लॉ इन्फोर्समेंट को सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच सकेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह दिल तो नहीं कर रहा खुदाफिज करूँगा और खूब गुफ्तगू करूँ, लेकिन टाइम खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह एक सेशन और आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच जी सर, आपका शुक्रिया। और हम जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है। CPLC को रिप्रेजेंट करते हुए आमिर हसन खान साहब हमारे साथ थे, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आप लोगों के साथ, और अवेयरनेस की बात हुई। मुझे खुशी है कि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ, ऑफ कोर्स आपकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।